चलिए, तो हम लोग कल मिल चुके हैं। कल हम लोगों ने जानने का प्रयास किया क्या कि आखिर हमारी तैयारी का फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर कल की क्लास की है तो आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि कल की क्लास में हमने बेसिकली ये समझने का प्रयास किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में हम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इसको कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल की क्लास में देखा क्या कि इस पूरी तैयारी में, इस इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी में हमारे दो गाइड थे। कौन कौन से? हमने देखा सिलेबस, पहला गाइड जो हमें बताएगा कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। दूसरा हमारा गाइड था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा था या जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी इस सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, कल की क्लास में हमने इस बात की बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हम अपने सब्जेक्ट मैटर में इंटर कर चुके थे और हमने लास्ट में देखने का प्रयास किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आखिर इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है, भेद क्या है। ठीक है, जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। हम इकोनॉमिक्स की जगह इकोनॉमी टर्म बोल देते हैं, हम इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स टर्म बोल देते हैं। लेकिन क्या कुछ अंतर है इन दोनों में? तो जब हमने इसके बारे में समझने का प्रयास किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन, यह क्या है? यह विषय है। ठीक, इकोनॉमिक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, यह क्या है? यह विषय है। जैसे बाकी विषय होते हैं वैसे ही अर्थशास्त्र भी एक विषय है। ठीक है, अब जैसे बाकी विषयों की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसका अध्ययन किया जाता है उस विषय में। जैसे कि यदि हम समाज शास्त्र को ले लें तो समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी? समाज का अध्ययन। ठीक, सिमिलरली यदि हम राजनीति शास्त्र एक विषय ले लें तो राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है? उसकी विषय वस्तु है राजनीति का अध्ययन करना, राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करना। सिमिलरली अर्थशास्त्र एक विषय है, इकोनॉमिक्स एक विषय है जिसकी विषय वस्तु क्या है? जिसकी विषय वस्तु है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थशास्त्र नामक इस विषय में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी कि ये विषय है और ये क्या है? ये विषय वस्तु है, ये सब्जेक्ट मैटर है। ये क्या है? सब्जेक्ट मैटर। इसीलिए आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हम क्या बोलते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूं। ठीक, यानी कि हम वहां क्या बात कर रहे हैं? वहां हम विषय की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2025 तक, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे होते हैं? हाँ, यहाँ पर हम बोल रहे होते हैं इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2025। ठीक है, तो यानी कि अर्थव्यवस्था विषय है जिसका अध्ययन होता है अर्थशास्त्र में। ये है बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, मोटा मोटी शब्दों में यदि हम समझें तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यह सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यह सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। ये क्या है? ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। और अर्थव्यवस्था क्या है? ये इसी का एक्शन वाला फॉर्म है। यानी कि हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इन एक्शन इज इकोनॉमी। यानी कि ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था ये जो है ये इसी का प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, इसी का व्यवहारात्मक पक्ष है। ठीक, बात को समझिए। जैसे कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हमें ये सिखाएगा क्या कि आपको अपना खर्च कैसे मैनेज करना है। इसमें आपको ये बताया जाएगा क्या कि पैसों का प्रबंधन कैसे होना चाहिए। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में, सैद्धांतिक रूप में बताएगा कि एक देश को अपने घाटों को कम रखने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। ये सारे क्या हो गए? सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य।
कि क्या करना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ये कौन बताता है, ये अर्थव्यवस्था में पता चलता है। सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में तो ये बोल दिया गया क्या कि घाटे को कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप खर्चों में कमी कीजिए, लेकिन वास्तविकता में आप अपने खर्चों में कैसे कमी कर रहे हैं ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि क्या है, अर्थशास्त्र जो विषय है ये सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी सब्जेक्ट मैटर है, इकोनॉमी जो है उसी का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य है, उसी का प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। ठीक, यदि हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, यदि इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए कहा जाता है कि ये वो डिसिप्लिन है, ये वो डिसिप्लिन है, या ये वो विषय है, या ये वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम सोसाइटी के, समाज के स्कार्स रिसोर्सेस यानी कि सीमित या स्कार्स यानी कि सीमित या लिमिटेड लिख सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके, उचित प्रबंधन कर सके, मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सके, तो हम क्या बोलेंगे, ये है अर्थशास्त्र। यदि आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करो तो आपके परिभाषा में ये 4 टर्म्स जरूर होने चाहिए। क्या है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम समाज या वैश्विक स्तर पर उपस्थित सीमित संसाधनों का उचित प्रबंधन करना। यहां तक बात समझ में आई? ये है इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में। इसकी एक और प्रचलित परिभाषा है, दूसरी परिभाषा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, दूसरी परिभाषा को जरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स की दूसरी परिभाषा, ये परिभाषा क्या कहती है, ये परिभाषा क्या कहती है कि ये वो विज्ञान है, इट इज दैट साइंस, या ये एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण, एवं एंड कंजम्पशन, यानी उपभोग, इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, यानी कि इकोनॉमिक्स ये कैसा विषय है, इकोनॉमिक्स को यदि हम परिभाषित करें तो ये वो विषय है जिसके माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये तो आपने लिख दिया गुड्स, गुड्स क्या होता है? यदि हम सरल शब्दों में समझें तो गुड्स क्या है, हर वो चीज जिसको आप छू कर महसूस कर सकते हैं, जो टेंजिबल है और जिसका आप उपयोग करते हैं, वो सारी चीजें गुड्स हैं। ठीक है, जैसे कि यदि मैं पढ़ाने के दौरान इस डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसको छू के महसूस कर सकता हूं, ये टेंजिबल एसेट है, इसको छुआ जा सकता है, तो क्या आप बोलेंगे ये एक तरह का गुड है, गुड्स है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने रोटी सब्जी खाई, रोटी सब्जी यहां पर क्या हो गया, ये एक गुड्स हुआ। ठीक है, कोई भी चीज जिसका आप उपभोग करते हैं, जैसे ये वस्त्र हो गया, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, ये सारी चीजें जो क्या है, ये गुड्स है। यहां तक क्लियर है? यहां तक एक छोटा सा, मतलब मैंने एक छोटा सा दायरा बताया है कि गुड्स क्या है। दूसरी तरफ सर्विसेज, सेवाएं, सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं होती हैं जो टेंजिबल नहीं होती हैं, जिनको आप छू के महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसका उपभोग करते हैं, आप उसको कंज्यूम करते हैं। जरा एग्जांपल के साथ इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जरा ये बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये शिक्षा, इस शिक्षा को आप छूकर महसूस कर सकते हैं? नहीं, यानी कि ये इंटेंजिबल है। ठीक, लेकिन क्या है, आप शिक्षा को कंज्यूम तो कर रहे हैं ना, आप शिक्षा को ग्रहण तो कर रहे हैं ना। तो शिक्षा क्या हो गया? शिक्षा एक तरह की सेवा
सेवा हुई, शिक्षा, ये एक तरह का सर्विस है। सिमिलरली आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उपचार प्राप्त करते हैं, वो अपना ज्ञान के माध्यम से क्या करता है, आपको ठीक करता है। तो एक बात बताइए, ये जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है या फिर ये जो हॉस्पिटैलिटी आपको दी जाती है, ये सब चीजें क्या है, ये सारी चीजें सेवा काम है, ठीक है। तो सर्विसेज जैसे कि संचार हो गया, जैसे कि परिवहन हो गया, ये सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं। ठीक, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे। तो अभी बस मोटा-मोटी समझ लीजिए। अब एक बात बताइए, कोई गुड्स हो या कोई सर्विस हो, इसका कोई ना कोई तो उत्पादन करता होगा ना, कोई ना कोई तो उत्पादन करता होगा। चाहे मान के चलिए यदि भोजन ही हुआ तो भोजन का कोई ना कोई तो उत्पादन कर ही रहा है ना, कोई किसान तो उत्पादन कर ही रहा है इसका। तो गुड्स हो या सर्विस हो, इसका कोई ना कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई ना कोई इसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, प्रोडक्शन तो हो गया, तो क्या सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो खुद के कंजम्पशन के लिए होता है? नहीं। किसान जो उगाते हैं क्या वो सारा का सारा खुद ही खा जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताइए, यानी कि इन वस्तु और सेवाओं का बाकी उपभोक्ताओं में वितरण भी तो सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। बाकियों तक पहुंचने के लिए हमें क्या आवश्यक है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जैसे कि ये जो सर्विस मैं प्रदान कर रहा हूँ, ये जो शिक्षा के रूप में मैं जो सर्विस प्रदान कर रहा हूँ, आप इस इंटरनेट, आप इस कैमरा, आप इस सिस्टम के माध्यम से ये आप तक पहुंच रहा है, ये आप तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंजम्पशन, उपभोग। उपभोग यानी कि जब फाइनल कंज्यूमर तक ये पहुंचा तो क्या करेगा, वो इसका कंजम्पशन करेगा, वो इसका उपभोग करेगा, ठीक है। चाहे वो गुड्स हो, मान के चलिए क्या है कि कहीं गुजरात की किसी फैक्ट्री में मान के चलिए क्या है, कोई डायमंड की रिंग बनी, ठीक है, वो क्या, एक बात बताइए, उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है गुजरात में, ठीक है। आपने घर बैठे बैठे उस डायमंड की रिंग को ऑर्डर किया, अब क्या होगा, डिलीवरी या फिर जो है वो बाकी ई कार्ड, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, इन प्रोडक्ट को डिलीवरी करने का कार्य करती हैं, यानी कि वो क्या कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वो क्या करेंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और आप तक उस रिंग को पहुंचाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप उस रिंग का उपभोग करेंगे, यानी कि क्या है, उस रिंग को आपने पहनना स्टार्ट कर दिया या जिनके लिए मंगवाया था उनको दे दिया, तो वो भी तो कंजम्पशन ही हुआ ना। तो क्या हुआ, ये पूरा चेन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इस पूरे चेन का अध्ययन, इस पूरे चेन का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत होता है उस विषय को कहते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। यहां तक बात समझ में, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक। इकोनॉमी क्या है, ये प्रोडक्शन क्या है, कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वास्तविकता में कैसे हो रहा है, कंजम्पशन कैसे हो रहा है, ये सब इकोनॉमी के अंग बन जाते हैं। यानी कि क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम एक क्षेत्र की सीमा से जोड़ कर देते हैं। जैसे कि यदि हम भारत की बात करें, जैसे कि हम यदि भारत की बात करें, ठीक है, मोटा मोटी भारत लग रहा ना। हाँ, जरूरी है, कल की क्लास में मैंने बताया था ना, प्रेजेंटेशन विल मैटर। मेंस के जब हम आंसर लिख रहे होंगे ना, वहां प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। तो चाहे आप ज्योग्राफी के आंसर लिख रहे हो, ज्योग्राफी एक विषय है ना, उसके भी तो जीएस पेपर में आंसर लिख रहे होंगे, आप इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर लिख रहे होंगे, आप इकोनॉमिक्स के आंसर लिख रहे होंगे, आप इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर लिख रहे होंगे। जहां भी यदि आपको स्कोप दिख रहा है, आप अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए मैप का यूज जरूर कीजिएगा, ये आपके प्रस्तुतिकरण को निखारेगा। कल की क्लास में मैंने इस बारे में डिटेल में चर्चा की है। एग्जामिनर को आपको मजबूर करना होगा कि मुझे नंबर दो, ठीक ना। तो आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए क्या कि आप 10 सेकंड में इंडिया का मैप बना सके। क्यों? क्योंकि यदि आप 10 सेकंड में इंडिया का मैप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। क्यों? अगर आप 5 मिनट में बैठ के जो है वो आप रचिएगा इंडिया का मैप, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला है, ठीक ना। कैलकुलेट करके देखिएगा, वहां एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 7 मिनट टाइम मिलता है, ठीक ना। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 12 मिनट के आसपास का टाइम मिलता है। मतलब आप यदि बांटिए तो 3 घंटे में यदि आप 20 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना के आसपास टाइम मिलता है। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा कि मोटा मोटी आप 10 सेकंड में भारत बना सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि आप मैप्स, डायग्राम्स इनको यूज नहीं कीजिएगा तो आपका प्रेजेंटेशन बाकियों की तुलना में
कमजोर रह जाएगा। एग्जामिनर आप खुद सोच के देखिए ना, आप खुद सोच के देखिए, अपने आप से ये प्रश्न पूछिए क्या कि आपको दो किताबें दी गई हैं, एक किताब जिसमें केवल 9 to 9 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है और एक दूसरी किताब जिसमें क्या है कि लाइंस के बगल में बातों को समझाने के लिए चित्र, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सबको का प्रयोग किया गया है। आप खुद सोच के बताइए कि कौन सी किताब पढ़नी आपके लिए ज्यादा रुचिकर होगी, किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बट ऑब्वियस है कि द सेकंड वन, जिसमें जो है वो प्रेजेंटेशन में चित्र, डायग्राम वगैरह को यूज किया गया है। तो सिमिलरली अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल, ठीक। तो ऐसे ही एग्जामिनर भी तो इसी समाज का अंग है ना, वो मंगल ग्रह से थोड़ी आया है कॉपी चेक करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, उसको भी वही कॉपी ज्यादा सुंदर लगेगी ना, ज्यादा अच्छी लगेगी, वो कॉपी पढ़ने में उसको भी ज्यादा रुचि इंटरेस्ट बनेगा, जिसमें क्या है कि बातों को समझाने के लिए डायग्राम्स वगैरह को यूज किया गया है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, क्या कि इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इसको एक क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि भारत की सीमा के अंतर्गत जो भी गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा इकोनॉमी का अंग है, ये सारा अर्थव्यवस्था का अंग है। और क्या है, जब हम इसको एक सिस्टमैटिक विषय के रूप में अध्ययन करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? यही कारण है कि आपने सुना होगा क्या कि वैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इंडिया इज अ स्टेट या इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ कंट्री, लेकिन जब हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी। तब हम क्या बोलते हैं, यूएस इकोनॉमी। तब हम क्या बोलते हैं, चाइनीज इकोनॉमी। यानी कि इकोनॉमी टर्म एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उस क्षेत्र में जो ये गतिविधियां चल रही है, लोग किस तरह की चीजों की डिमांड कर रहे हैं, कौन सी चीजें जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों के खरीदने का बिहेवियर कैसा है, लोग किस तरह की चीजों को खरीदना पसंद कर रहे हैं, ठीक, ये सारी चीजें इकोनॉमी का अंग है। और इसी को पढ़ने के लिए जो विषय है वो क्या है, वो है अर्थशास्त्र, क्लियर। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इकोनॉमी। आप देखिएगा, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है, होमवर्क दिया था क्या कि जाकर एक बार जरा सिलेबस पलट के देखिएगा। तो यदि आपने अगर सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है। यानी कि क्या, हमें उस सैद्धांतिक पक्ष की तुलना में हमें व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा अध्ययन करना है। तो हमारे सिलेबस में इकोनॉमी है, तो इसीलिए हम इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे। हमें वो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य नहीं देखना है क्या कि कितने थिंकर हुए, कितने इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी, उस पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमें केवल वही पढ़ना है जो डे टू डे एक्टिविटीज में हमें दिख रहा है, भारत में हो रहा है, हमें थ्योरीज नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप देखिए, समस्या कम कर दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो वैसे भी जरा सोच के देखिए, मेंस में कौन सा पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर 3। जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब क्या है, सामान्य अध्ययन का सिंपल सा मतलब है क्या कि जो आप सामान्य तौर पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है। यदि आपको अर्थशास्त्र में रुचि है, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज ने आपको मौका दिया है ना कि आप ऑप्शनल, आप वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र चूज कर लीजिए, ठीक है। फिर वहां पर आपको जो है वो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी पढ़ना होगा, सैद्धांतिक पक्ष भी पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, हमें केवल इसका व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य देखना है कि इस भारत की सीमा के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स इन एक्शन कैसे हो रहा है, इससे क्या इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है या क्या किया जा सकता है, हमें उस पक्ष की बात करनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। एक और टर्म जो आपको इसी से रिलेटेड आपने सुना जरूर होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में फाइनेंस, ठीक, रिलेटेड टर्म है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं क्या कि इकोनॉमिक्स से ही बिल्कुल अलग है, फाइनेंस भी इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है। आपने 10th में पढ़ा होगा ना वेन डायग्राम, यानी कि यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा गोला है और इसके अंदर एक छोटा सा अंग है, वो क्या है, फाइनेंस है। फाइनेंस क्या है, बस सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा बस मैं चर्चा कर देना चाह रहा हूं ताकि
अंग है, लेकिन यदि हम फाइनेंस के बारे में अलग से बात करें ना, तो फाइनेंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि आपकी एसेट्स, आपकी संपत्ति, आपकी मनी, आपके पैसों, इन सब का प्रबंधन कैसे हो, मैनेजमेंट कैसे हो। यानी कि जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एसेट, संपत्ति, पैसों को कैसे हम मैनेज करें। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे क्या कि धीरे धीरे जो है वो शेयर मार्केट जो है वो धीरे धीरे लुढ़क रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अचानक से क्या है, लोगों की रुचि एफडी, फिक्स डिपॉजिट में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो एक बात बताइए, ये जो पैसों का प्रबंधन है क्या कि हम शेयर मार्केट गिर रहा है, या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो उसमें से पैसा निकाल लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंस में लोग ये अध्ययन करते हैं या ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनके हिसाब से उनको पैसों का प्रबंधन कैसे करना है। आपने कुछ लोगों को ये देखा होगा, कुछ लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो क्या करते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। तो ये उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। वो क्या सोचते हैं कि जमीन में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है। आपने ये भी देखा होगा, क्या देखा होगा, खासकर महिलाओं में ये ज्यादा देखता है। आप अपनी माँ को जो है वो जाके कुछ पैसे दीजिए, क्या होता है जनरली जाके कुछ गहना खरीद लेंगी, कुछ जो है वो सोना खरीद लेंगी। एक बात बताइए, वो भी तो एक तरह का निवेश है ना, सोना में जो निवेश हो रहा है, सोना में जो पैसा लग रहा है, उसका कंजम्पशन भी होता है, कान में पहन लिया, नाक में पहन लिया, कंजम्पशन भी होता है। लेकिन निवेश के पर्पज से भी लोग सोना खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि सोने का मूल्य जो है वो समय के साथ बढ़ता है। तो ये जो एसेट और पैसों का जो मैनेजमेंट है, ठीक ना, कि कब कहाँ पैसा डालना है, कब कैसे निकालना है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है, फिक्स डिपॉजिट में रिस्क कम है, तो मैं अपने पैसों का कितना परसेंटेज शेयर मार्केट में लगाऊं, कितना पैसा जो है वो एफडी में रखूं, ठीक है। जमीन के प्राइस जो है वो रातों रात नहीं बढ़ते हैं, तो मैं अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा जो है वो इसमें जमीन में निवेश करूं। ये सारी चीजों का अध्ययन जो होता है वो फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। फाइनेंस, वित्तीय, ठीक। तो पैसों, एसेट का प्रबंधन, यही कारण है। अगर आप लोग पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़िएगा, तो आप लोग सुनिए, मतलब पॉलिटी में आप लोगों को ये बताया जाएगा क्या कि सरकार के पास भी तो संपत्ति है ना, सरकार के पास भी तो उसके अपने एसेट हैं, उसके पास भी तो पैसे आ रहे हैं टैक्स के रूप में, पेनल्टीज के रूप में, जो हम सर्विसेज ले रहे हैं सरकार से, उसके बदले जो हम अगर कुछ पे करते हैं, तो इन पैसों का भी तो सरकार प्रबंधन करती है। इसी प्रबंधन के लिए सरकार जो है वो संसद के समक्ष संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 117 के तहत फाइनेंस बिल प्रस्तुत करती है, वित्तीय विधेयक या वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, ठीक। तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स एक बड़ा गोला है, इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करना चाहें तो इसी का एक छोटा सा अंग है फाइनेंस, जो क्या करता है कि संपत्ति, एसेट, इन सब के प्रबंधन पर बात करता है। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक ना, जितना रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड की संभावना होती है, तो मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। सिंपल सी बात है, अगर कोई यंग है, ठीक है, तो भविष्य में उसके पैसों, उसकी अर्निंग बढ़ने की संभावना ज्यादा है, तो उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य जो अभी अपने रिटायरमेंट की एज में है, 50, 55, 60 साल के आसपास की जिनकी उम्र है, बट ऑब्वियस है क्या कि उनका रिस्क एपेटाइट कम होगा। तो सबका अपना अपना रिस्क होता है, उस रिस्क के हिसाब से लोग क्या करते हैं, अपने एसेट, अपने पैसों का प्रबंधन करते हैं। जैसे मुझे मान के चलिए यदि अगले 10 साल तक पैसों, मतलब कोई मेजर काम नहीं होने वाला है, तो क्या है, मेरा रिस्क कम है, मैं आराम से पैसे को जो है वो लंबे समय तक कहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन अभी सोच के देखिए, यदि मुझे अगले ही साल जो है वो क्या करना हो, परिवार में कुछ काम करना हो, मुझे घर बनाना हो, या मुझे अपनी बहन की शादी करनी हो, इस तरह की यदि कुछ कोई काम है, तो क्या हो जाएगा, फिर मेरे पास बहुत लंबा होराइजन नहीं है, तो फिर मेरे को अपने पैसों को ऐसे जगह पर निवेश करना होगा कि मैं साल भर बाद जो है ठीक ठाक उसमें से रिटर्न भी प्राप्त कर लूं, और साल भर में मैं उस पैसे को निकाल भी सकूं। बात समझ में आया? तो ये जो मैनेजमेंट होता है, टाइम, रिस्क, इन सब के हिसाब से जो संपत्ति का प्रबंधन किया जाता है, दैट ऑल कम्स इनटू द टॉपिक ऑफ फाइनेंस। यहां तक क्लियर है? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि क्या होता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हमने बात कर ही ली है इकोनॉमी की, तो हम जरा देखते
देखते हैं आखिर इकोनॉमी के प्रकार क्या क्या होते हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार क्या होते हैं। यदि हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें, यदि हम विस्तृत रूप से इस बात को समझने का प्रयास करें, तो अर्थव्यवस्थाओं को 3 पार्ट में बांटा जाता रहा है सामान्य तौर पर। सबसे पहले जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रकार जिसके बारे में हम जानते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट, या इसी को हम बोलने का प्रयास करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जब हम कम्युनिस्ट बोलते हैं तो कम्युनिस्ट का मतलब है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो हम बोल रहे होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पहला तो हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा हो गया कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक तीसरा प्रकार जो इन दोनों के बीच में आता है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा, पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा है कम्युनिस्ट, और मिश्रित वाला क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा और वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यानी कि यदि हम इकोनॉमी को बांटे तो इसे मुख्य रूप से 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर टाइप्स तो समझ में आ गया, ये तो बताइए कि आखिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या। ठीक, याद कीजिए कल की क्लास मैंने बताया था ना एडम स्मिथ, याद आया? हाँ, द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 उन्होंने जो किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, क्या कि ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उससे पहले 1759 में उन्होंने द मोरल सेंटिमेंट्स नाम की जो किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने द इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था, वो बेस बनता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये क्या बोलती है, ये बल देती है लिबर्टी पर, ये बल देती है स्वतंत्रता पर या आजादी पर। आजादी पर यानी कि आप आजाद हैं, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप आजाद हैं, आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमा सके। ठीक है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आप 1 करोड़ रुपए पर महीना कमा सके बिल्कुल कमाइए, यदि आप और ज्यादा कमा सकते हैं आप कमाइए, ये आजादी पर बल देता है। ठीक, आप 1 कंपनी क्यों, आप 5 कंपनी बनाइए, आप 50 कंपनी बनाइए, बिल्कुल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, सरकार बिल्कुल बीच में नहीं आएगी। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप सारे कंपटीशन को खत्म कर दीजिए। आप जो है, अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप कोई प्रोडक्ट को सस्ते में लॉन्च कर सकते हैं जिसके लिए बाकी कंपनी जो है वो ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज कर रही है, आप बिल्कुल लॉन्च कीजिए, आप मार्केट से सबको बाहर कर दीजिए, आप कमाइए। यदि आपके अंदर क्षमता है, लिबर्टी आजादी को यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, वही द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, आपकी यदि अंदर क्षमता है, आपके अंदर यदि एक क्षमता है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा चाहे कमा सकते हैं। यानी कि पूंजीवाद की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, एडम स्मिथ। ठीक है, यहां तक बात समझ गए, ये आजादी पर बल देता है, ये तो क्लियर है। अब जरा समझते हैं कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट आइडिया क्या है। इसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, कल बताया था ना कार्ल मार्क्स, इसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये किस पर बल देती है, ये लिबर्टी पर बल देती है। ये किस पर बल देती है, ये इक्वालिटी पर बल देती है। यानी कि क्या है, ये समानता पर बल देती है। बात समझ में आया? देखिए लिबर्टी इधर और इधर क्या है, इधर है समानता, इक्वालिटी। ये इक्वालिटी पर बल देगी। क्या, ये आपको सिंपली बोलेगी कि परिवार में 5 लोग हो, ठीक है, तो 5 लोग हो तो कितना रूम चाहिए तुमको रहने के लिए, 5 रूम चाहिए। तो एक
बात बताओ, तुम्हारे पास जो 10 कमरों वाला घर है, क्या करोगे इसका? सरकार बीच में आएगी, सरकार क्या करेगी, लोगों में समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। तो आपके पास जो सरप्लस होगा, सरकार क्या कहेगी कि इसे किसी और को दो, किसी जरूरतमंद को दो। तुम्हारे पास जो है वो 5 आदमी हो और 50 कमरों का तुम्हारे पास घर है, और तुम्हारे घर के बगल में एक झुग्गी झोपड़ी है जहां पर लोगों को रहने की जगह नहीं है। क्या है ये? एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समानता को प्रतिपादित किया जाता है या समानता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ आजादी को बढ़ावा दिया जा रहा था, यहाँ समानता को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसी विचारधारा पर आधारित है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या साम्यवादी संकल्पना। साम्यवादी संकल्पना क्या कहती है? साम्यवादी संकल्पना कहती है क्या कि उत्पादन की शक्तियों पर, फैक्ट्रीज, इसमें क्या है, तुम्हारे ऊपर है, तुम जितनी फैक्ट्री लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल तुम्हारे पास 2 फैक्ट्री थी ना, तीसरी लगाना चाहते हो और लगा लो, चौथी लगाना चाहते हो और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या बोलता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होगा, तुम अकेले फैक्ट्री के स्वामी नहीं हो, अकेले मालिक नहीं हो, क्या कि सारा सारा जो है प्रॉफिट तुम कमा रहे हो। उत्पादन की सभी शक्तियां, उत्पादन के जितने भी फैक्ट्रीज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए, जितनी भी चीजें हैं, इस पर पूरे समाज का हक होगा, ठीक ना। और उस फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी लाभ होगा, वो सब में समान रूप से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समानता पर आधारित है। इसी को कहा जाता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब सिंपल सी बात है, आप सोच के देखिए, ये चीज कैसे हो पाएगा? ये चीज तो तभी हो पाएगा ना जब पूंजीवादियों को जो है वो उखाड़ फेंका जाएगा। तो मार्क्स जो है वो इस बात को क्लियरली बोलते हैं क्या कि यदि साम्यवादी समाज की स्थापना करनी है तो क्या करना होगा, आपको खूनी क्रांति करनी होगी। बात समझ में है? यही है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, यही है साम्यवाद की संकल्पना। अब जरा सोच के देखिए, सुनने में कितना अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है ना, सब बराबर है, ठीक ना। हमें अपने दुख से कम दुख होता है, ठीक ना, इतना तो प्रभु को पता होगा ना, ऐसे में हमें अपने दुख से कम दुख होता है, हमें दूसरों की खुशी से ज्यादा दुख हो रहा होता है, ठीक। अब जरा सोच के देखिए, एक ऐसा समाज है जिसमें सब बराबर है, कोई अंबानी नहीं, कोई अडानी नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, सब बराबर है, जिसको जितनी आवश्यकता उसके हिसाब से उसको उतना मिल रहा है। तो ये समाज एक आइडियल समाज है, एक आदर्श समाज है, ठीक है। लेकिन वही बोलते हैं ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास ने इसे गलत प्रमाणित किया है। क्यों? क्योंकि आज तक कार्ल मार्क्स को मरे हुए 1883 के आसपास मरे थे, 1880 के दशक के आसपास वो गुजरे थे, लगभग 150 साल बीत चुके हैं। अभी तक जो है साम्यवाद जो है वो कहीं भी सफल नहीं हो पाया है। यानी कि क्या है, इतिहास ने ही इसको गलत प्रमाणित कर दिया है, ठीक है। लोग बोलते हैं चाइनीज गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट है, वही बताऊंगा, समाजवाद जरा समझिए तो समझ में आएगा, ठीक ना। लेकिन एक्चुअल में कम्युनिज्म नहीं है। आपने सुना होगा ना, शी जिनपिंग अभी तो खूब न्यूज में आते रहता है, अभी तो चल रहा है ना वहां पर प्रोटेस्ट, को जो बहुत स्ट्रिक्ट उनका लॉकडाउन चल रहा है उसके विरोध में। आपने सुना होगा, खूब सारे न्यूज मीडियाज वगैरह बता ही रहे हैं क्या कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स हैं ना, उन सबके पास $1 बिलियन की संपत्ति, मतलब अरबपति है। सोच के देखिए, ये तो साम्यवाद की संकल्पना की विरोधी हो गई। क्यों? क्योंकि साम्यवाद तो जो है वो इंडिविजुअल संपत्ति की बात ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सबके पास समान संपत्ति, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसको उतना ही दिया जाएगा। वास्तव में वहां कहने के लिए मतलब लाइंस में बस है क्या कि साम्यवाद है, व्यवहारिक रूप से वहां साम्यवाद नहीं है, ठीक है। अब जरा समझ के देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है, साम्यवाद तो है, बगल में सोशलिस्ट का ही लिखती है, ठीक ना। तो सोशलिस्ट क्या है जरा समझिएगा। अब चूंकि मैंने पहले ही बता दिया है क्या कि साम्यवाद का क्या मतलब है कि उत्पादन की शक्तियों पर पूरे समाज का अधिकार होगा। आप जरा सोच के देखिए, अचानक से सबका उस पर अधिकार कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए समाजवाद की संकल्पना आई मार्क्स के बाद। मार्क्स के जो बाद में अनुयायी हुए ना, जैसे कि लेनिन हुए, ये सब, इन सब ने बाद में जो है वो समाजवाद की संकल्पना दी। समाजवाद की संकल्पना क्या थी कि अचानक से सबका अधिकार नहीं हो पाएगा। क्या होगा? पहले पूंजीपतियों के पास था स्वामित्व, अब क्या करेगी सरकार, बीच में राज्य आएगा, गवर्नमेंट, वो क्या करेगी इनसे स्वामित्व ले लेगी। यानी कि अब सारी उत्पादन की शक्तियों पर किसका स्वामित्व होगा? सरकार का होगा। और सरकार क्या करेगी? जरूरत के हिसाब से सब में बांटेगी, ठीक है। कम्युनिज्म में क्या था कि बीच में कोई सरकार नहीं रहेगी, डायरेक्ट उत्पादन की शक्तियों पर सीधे पूंजीपतियों से छीना और क्या किया, सब में समान रूप से, ठीक है। और दूसरा क्या है? समाजवाद।
समाजवाद का क्या मतलब है कि डायरेक्ट जो है वो लोगों के हाथ में नहीं जाएगा, बीच में क्या होगा, राज्य आएगा या फिर सरकार आएगी, और सरकार क्या करेगी, वो उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व धारण करेगी और जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उनमें वितरित किया जाएगा। ठीक है, ये है समाजवादी मॉडल। जैसे कि हम लोगों ने यूएसएसआर में देखा, रूस, वर्तमान रूस जो है 1991 से पहले उसी को यूएसएसआर कहा जाता था, ठीक ना। उस टाइम जो है वर्तमान के 15 देश, वो जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो बेलारूस, यूक्रेन, ये सब जो है वो पहले उस यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो यूएसएसआर में समाजवाद रहा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये क्या है, ये लिबर्टी पर फोकस करता है, ये इक्वालिटी पर फोकस करता है। दो अलग अलग तरीके हैं, अर्थव्यवस्था के दो अलग तरीके हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल को आजादी है, तुम चाहो निजी निवेश करो, निजी कंपनियां स्थापित करो, ठीक ना, निजी कंपनियां स्थापित करो। देखते हैं ना यूएसए में एप्पल बूम कर रहा है, दूसरी कोई कंपनी है, वहाँ डिफेंस के आप सुनते ही होंगे, ठीक ना, बोइंग हो गया, लॉकहीड मार्टिन हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स, सब चीज का प्रोडक्शन, कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, सब अलग अलग कंपनियां हैं जो क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आया। लेकिन क्या है, जो समाजवादी मॉडल होगा, यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनीज नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात क्या की जाएगी कि सरकार सब कुछ को ओन करेगा। सरकार यानी कि तेल निकालने वाली कंपनी भी सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी भी सरकार के नियंत्रण में, कुछ और प्रोडक्शन करने वाली कंपनी भी सरकार के कंट्रोल में। तो सरकार के पास रहेगा सभी उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व। दोनों में अंतर समझ में आया। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। बाकी में डिटेल में चर्चा जो है वो कभी और करेंगे, बस अभी थोड़ा सा समझ लीजिए इकोनॉमी क्या है अंतर। ठीक है, ये एक मिनट बता देता हूँ। चलिए देखिए, यदि हम चुनौती को समझने का प्रयास करें तो देखिए इसमें क्या है चुनौती, इसमें सबसे बड़ी चुनौती है क्या कि इसके कारण समाज में असमानता बढ़ती चली जाती है। असमानता बढ़ती चली जाती है, अमीर और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। तो यानी कि क्या है, इसके कारण समाज में असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसका होमवर्क एक बार जाके जो है ना गूगल पे सर्च कीजिएगा, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट 2023। ठीक है, ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट 2023 ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट। ऑक्सफैम एक संस्था है जो क्या करती है, असमानता से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। एक लाइन में यदि बताऊं तो ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 के अनुसार, अभी जनवरी में ही लॉन्च हुआ है, जारी हुआ है 2023 का, उसके अनुसार भारत के टोटल पॉपुलेशन में जो टॉप 1% है, आर्थिक आधार पर जो टॉप 1% है, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा पर स्वामित्व है। क्या बोल रहा हूं, जरा बात को समझिएगा। असमानता, भारत में असमानता कैसी है, ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार क्या है कि भारत में जो टॉप 1% लोग हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बिल्कुल इन मुद्दों को जो है कोट कीजिएगा तो रिपोर्ट का नाम लिख के कोट कीजिएगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि आपने कोई सर्वे किया है, आप किस बेसिस पर ये बात बोल सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप इन रिपोर्ट्स को कोट कीजिएगा, अपने बातों के जस्टिफिकेशन। ठीक है, भारत के जो टॉप 1% है, यानी कि भारत की पूरी पॉपुलेशन यदि 100 है, तो इस 100 में से जो टॉप 1% लोग हैं, यानी कि जो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास भारत की टोटल संपत्ति का, टोटल एसेट का 40% प्लस पर स्वामित्व। ऑक्सफैम रिपोर्ट कह रहा है, ठीक। वही भारत के जो बॉटम के जो 50% है, बॉटम के 50% है, यानी कि नीचे से आर्थिक रूप में यदि हम नीचे से 50% लोगों की बात करें, इनके पास भारत की टोटल संपत्ति का मात्र 3% है। कैन यू इमेजिन, आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में असमानता कितनी ज्यादा है आर्थिक रूप में, कि 1% के पास भारत के 40% संपत्ति पर अधिकार है और नीचे के 50% के पास भारत की कुल संपत्ति के मात्र 3% पर अधिकार है। आप समझ पा रहे हैं कितनी ज्यादा असमानता है, ठीक। यानी कि क्या है, उसी रिपोर्ट में अगर जाके एक बार सर्च कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें बताया हुआ है कि कोविड-19 इस कोरोना वायरस के बाद क्या है, भारत में अरबपतियों, बिलियनियर्स, ठीक ना, अरबपतियों की संपत्ति 121% के आसपास बढ़ी है, यानी कि उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। वहीं भारत में भूखमरी से ग्रसित लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है इसी टाइम के लिए। यानी कि क्या है, देखिए पहले ऐसे था
कि अमीर ये नीचे गिरे। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 क्या कह रहा है कि कोविड-19 के बाद अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। यानी कि क्या है कि आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ गई है। तो पूंजीवाद में ये समस्या है। पूंजीवाद में समस्या क्या है कि पूंजीवाद क्या करता है, पूंजीवाद आजादी को तो बढ़ावा देता है, लेकिन इसके कारण समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसके कारण क्या होता है, समाज में असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, फायदे क्या है, ठीक है, खूब सारी कंपनियां लगेगा, खूब सारा प्रोडक्शन होगा, खूब सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक ना। इससे क्या होगा कि जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन क्या है समस्या, समस्या है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों अपने फायदे और नुकसान हैं। दूसरी तरफ क्या है, यदि आप समाजवादी या कम्युनिस्ट मॉडल को अपना लेते हैं, यस कम्युनिस्ट मॉडल को तो अपनाना टफ है, सरकार कहेगी तो बड़ा ऑब्वियस है कि समाजवादी मॉडल होगा। तो समाजवादी मॉडल में क्या है कि समानता को आप सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप जरा सोच के देखिए सरकार खुद क्या क्या करेगी। यानी कि सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे, वो खुद बिजनेस में भी उतरे, वो खुद प्रोडक्शन भी करे, खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करे, खुद ही उसको बेचे भी। ज्यादा बर्डनसम काम नहीं हो जाएगा, सरकार के ऊपर बोझ नहीं बढ़ता चला जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि समाजवाद में जीडीपी वृद्धि इन सब में प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप खुद सोच के देखिए, आपको बोल दिया जाए क्या, आपको ये बात बोल दिया जाए क्या कि कोई बात नहीं, कुछ करो चाहे ना करो, तुमको जो है वो 3 टाइम का भोजन मिलेगा, तुमको जो है वो सुख सुविधा जो अंबानी के पास है वो सारी सुख सुविधाएं तुमको मिलेगी। मतलब यहाँ पर है क्या कि अंबानी के पास या फिर अंबानी मतलब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जो भी बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर समझ लीजिएगा, जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ ना ये बस आपको समझाने के उद्देश्य से है। इसके बेसिस पर मेरा नोशन समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। मैं ना तो जो है अंबानी अडानी के खिलाफ हूँ और ना ही जो है मैं बिल्कुल उनके पक्ष में हूँ। तो मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपको टॉपिक समझाने के उद्देश्य से दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब जरा वापस आते हैं टॉपिक पर। अब एक बात बताइए, आपको ये बोल दिया जाए क्या कि तुम्हारा भी लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, वैसा ही रहेगा जैसा लगभग अंबानी का या तुम्हारे आस पड़ोस के क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं सबका लिविंग स्टैंडर्ड लगभग बराबर रहेगा, सबको लगभग एक जैसा जो है वो भोजन मिलेगा, वस्त्र पहनावा, चीजें जो है वो लगभग बराबर मिलेंगी। क्यों? समाजवाद उसी की बात करता है। आप खुद बताइए, आप मेहनत करना चाहेंगे? क्यों क्यों मेहनत करेंगे जब मिल ही रहा है सब कुछ? तो समाजवाद में एक इनहेरेंट समस्या है एज एन आइडियोलॉजी। समाजवाद में रिसर्चर्स या फिर जो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके अनुसार एक समस्या ये भी मानी गई है क्या कि समाजवाद में समस्या क्या होती है क्या कि ये मोटिवेशन को कम कर देता है, वर्ग के लिए मोटिवेशन को कम करता है। क्यों? इसमें मोटिवेशन है कि मैं जितना मेहनत करूंगा मैं उतना बड़ा बन सकता हूं। इसमें क्या है कि मोटिवेशन ही नहीं है। आप कितना भी मेहनत कर लोगे, आपको सोच के देखिए, आपने खूब मेहनत किया, मेहनत करके आपने एक बड़ा बंगला बनाया, ठीक ना, रहने के लिए आपने शौक अपने जो है वो सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने बड़ा सा महल बनाया। इतने में सरकार आई, आपकी बोली क्या कि एक बात बताओ, हस्बैंड वाइफ ना, ठीक, और मम्मी पापा 4 आदमी हो ना, इतना बड़ा घर लेके क्या करोगे? आसपास जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको रहने दो बाकी क्षेत्र में। आप खुद बताइए, आप करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो दोनों में है कुछ समस्याएं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं दोनों, ठीक है ना। इसी कारण से बात क्या आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। इसी कारण से बात क्या आती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। अब जरा समझिएगा, आपने ये बात जरूर सुनी होगी क्या कि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाया? अर्थव्यवस्था का मिक्स्ड मॉडल अपनाया। मिक्स्ड मॉडल यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर पूंजीवादी वाले भी कुछ अवशेष रहेंगे, पूंजीवादी वाले भी कुछ अवशेष रहेंगे और यहाँ पर समाजवादी वाले भी अवशेष रहेंगे। यानी कि यहाँ पर सोशलिस्ट मॉडल भी रहेगा और कैपिटलिस्ट मॉडल भी रहेगा। आप जरा सोच के देखिए, क्या भारत में पूंजीपतियों को आगे बढ़ने की या उनको निवेश करने की छूट नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। भारत में इंडिविजुअल इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में निजी निवेश की भी अनुमति है। लेकिन एक बात बताइए, संविधान ही कहता है क्या कि सरकार को लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करने के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी कि क्या मतलब हो गया
फ्री में सरकारी स्कूल्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स। अब मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा हूँ, क्या किसी पढ़ाई का क्या स्तर होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। मैं बस यहाँ पर क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्या कि ऐसा चलता है ना, तो बस मैं यहाँ उसी की बात करना चाह रहा हूँ, क्या कैसे होता है। इसीलिए तो आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाह रहे हैं ना। आप लोगों से उम्मीद है कि जब आप बनिएगा आईएएस ऑफिसर तो जिस जिले में जाइएगा उसकी शिक्षा व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर दीजिएगा, ठीक ना। तो वो अलग मुद्दा है, गवर्नेंस के कहीं और भी समझेंगे उसको। लेकिन एक बात बताइए, भारत में सरकारी स्कूलें चलती है ना, भारत में सरकारी हॉस्पिटल्स चलते हैं ना, भारत में सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो समाज का जो वंचित तबका है या समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको सहायता प्रदान करने की कोशिश करता है ना। हाँ, एक बात बताइए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है ना, पीएम किसान। अब उसमें धांधली है, लीकेज है, वो सब बाद की बात है, वो तो गवर्नेंस का मैटर हो गया। लेकिन एक बात बताइए, सरकार प्रयास करती है, वो क्यों करती है? क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है वो समाजवादी मॉडल को भी फॉलो करती है, और भारत में जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हैं, भारत में अंबानी भी बढ़ रहे हैं, टाटास भी बढ़ रहे हैं, अडानीज भी बढ़ रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की भी जगह है। इसी कारण से भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है। बात समझ में आई? ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? अभी आपने बताया कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कुछ देशों में अपनाया गया, कहीं कहीं जो है वो बात चल रही है, ठीक है, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो आखिर भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अपना लिया? ठीक ना, दिमाग में लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा होगा। अब जरा सोच के देखिए, 1947, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ट्रैवल करवाते हैं, पीछे जाते हैं। The year is now what? 1947, 1947 समय चल रहा है। 200 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ है। 200 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ है। आपको अंदाजा है भारत की क्या दशा थी? ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आजकल जो है वो इस डेटा को कोट किया जाता है, इधर उधर जो है वो चर्चा में बोला जाता है। अरे वो कौन है, बहुत जटिल अंग्रेजी बोलते हैं, शशि थरूर साहब, ठीक ना। वो इस बात को जो है वो कई जगह पब्लिक मतलब डिस्कोर्सेस में इस बात की बार बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ, उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। क्या है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, जब अंग्रेज भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए, बात स्टार्टिंग में याद कीजिए, हॉकिंस ठीक आए थे जब स्टार्टिंग में, तो उस टाइम भारत का वैश्विक ट्रेड में, विश्व व्यापार में भारत की भूमिका, विश्व व्यापार में भारत की भूमिका, वर्ल्ड ट्रेड में भारत का प्रतिशत लगभग 25% के आसपास था। यानी कि पूरे विश्व में यदि 100 रुपए का व्यापार होता था ना, उसमें से भारत से 25 रुपए का व्यापार होता था, लगभग 25% था। लेकिन जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, उस टाइम विश्व व्यापार में भारत का प्रतिशत घटकर कितना था? 0.5% के आसपास। कैन यू इमेजिन कि क्या आर्थिक दशा हुई थी हमारी? ठीक ना, अंग्रेजों ने किस तरह से हमारा शोषण किया। पढ़िएगा, जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा आपको पढ़ाया जाएगा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निर्गमन का सिद्धांत, कि कैसे भारत से धन का पलायन हुआ। जो सोने की चिड़िया हुआ करता था वो कैसे जो है वो तबाह हो गया, वहां से कैसे जो है वो धन का निर्गमन हुआ है। ठीक है, तो अब जरा सोच के देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 1947 की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ है, 200 साल की गुलामी के बाद जो है वो भारत आजाद हुआ है। उस टाइम भारत की दशा क्या है, या भारत सरकार जो बनी है उस टाइम भारत सरकार की दशा क्या है, जरा सोच के देखिए। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 2 चीजें आवश्यक है, 2 things are prerequisite, मतलब बाकी चीजें भी चाहिए, लेकिन ये 2 चीजें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या क्या? सबसे पहला होता है कैपिटल, यानी कि पूंजी, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लेबर, यानी कि क्या? श्रम। ये 2 चीजें आवश्यक होती है किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अब जरा सोच के देखिए, 1947 में जो भारत आजाद हुई है, जो भारत आजाद हुआ है 200 साल के बाद, आपको क्या लग रहा है सरकार के पास इतनी पूंजी थी कि वो अर्थव्यवस्था को अपने दम पर चला ले? नहीं। तो इसी कारण से क्या है, सरकार को प्राइवेट प्लेयर्स को साथ रखना ही पड़ा। यानी कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी कि सब कुछ जो है खुद प्रोडक्शन कर ले। क्यों?
क्योंकि सरकार के पास पूंजी ही नहीं था इतना कि वो सब चीज में जो है वो लगा सके। पहला रीजन समझ में आया पूंजीवाद को क्यों अपनाया गया? पहला रीजन क्यों? क्योंकि सरकार के पास कैपिटल की कमी थी, सीमित था संसाधन। पहला। दूसरा, एक बात बताइए, नई नई सरकार बनी है, डेमोक्रेसी को हमने बाहर से एडॉप्ट किया है, बाहर से हमने अपनाया है। हमारे यहाँ अपने आप डेमोक्रेसी नहीं उत्पन्न हुआ था 1947 में, ठीक है, हमने बाहर से अपनाया है। अब जरा सोच के देखिए, सरकार के पास प्रोडक्शन का नो हाउ था कि कैसे जो है बिजनेस को चलाया जाता है, कैसे उत्पादन किया जाता है, ये जानकारियां नहीं मिली। ये जानकारियां किसके पास है? ये जानकारियां हैं पूंजीपतियों के पास। हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल हुआ करते थे, इंडिविजुअल, आप लोगों ने पढ़ा होगा टाटा सबसे पहले से, जमशेदजी सरमान जी टाटा 1970, जमशेदपुर का की स्थापना, ये सब पढ़ा होगा या फिर पढ़िएगा हिस्ट्री, ठीक है। ऐसा नहीं है, भारत में जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हुआ करते थे। तो ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी मदद लेने के लिए क्या, क्यों? क्योंकि इनके पास नो हाउ है, इनके पास नॉलेज था कि प्रोडक्शन कैसे होगा, उत्पादन कैसे होगा वस्तुओं एवं सेवाओं का। इसी कारण से क्या किया गया कि इनको पार्टिसिपेट कराया गया, इनको भी साथ जोड़ा गया। बात समझ में आया कि जब भारत 1947 में आजाद हो रहा है तो पूंजीपतियों को क्यों साथ जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि यदि सब कुछ पूंजीपतियों के ही हाथ में छोड़ दिया जाता, मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला क्या कि जब भारत 200 साल बाद आजाद हुआ है, 200 साल बाद जब भारत आजाद हुआ है, उस टाइम भारत के लोगों की दशा बहुत खराब थी। आप हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा 1940 के दशक में भारत में बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है, ठीक ना। भारत में बंगाल वाले क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, लगभग 3 मिलियन लोग जो है वो भूखमरी से मर गए थे। 3 मिलियन 30 लाख लोग, समझ में उसमें भारत की आबादी इतनी नहीं थी, ठीक ना, उसमें से 30 लाख लोग मरे हैं केवल भूखमरी से। यानी भारत के लोगों की दशा बहुत खराब है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को सरकार का समर्थन चाहिए ना, सरकार से मदद की अपेक्षा है, उनको जो है वो केवल पूंजीपतियों के हाथ में छोड़ा जा सकता है। इसी कारण से क्या हुआ, सरकार बात समझ में आया पहली बात को। दूसरी बात, पूंजीपति वर्ग जो होता है वो प्रॉफिट सेंट्रिक होता है। वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर बल देते हैं। उनका उद्देश्य, सोच के देखिए ना, आप एक बिजनेस डाल रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या होता है? मैं ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉफिट गेन कर रहा हूं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हो रहा है, उस टाइम लोगों की दशा खराब है। भारत जो है वो भूखमरी से ग्रसित है, भारत के लोग जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। पाकिस्तान के रूप में एक देश, मतलब हमारा देश जो है वो बढ़ चुका है, धार्मिक दंगे पूरे भारत में फैल रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि इसमें सरकार से ये अपेक्षा थी कि वो आए, वो लोगों के कल्याण के लिए कुछ अपने तरफ से मदद करे। यही कारण है कि हमने पूंजीवादी को भी, मॉडल को भी अपनाया, लेकिन हमने समाजवादी मॉडल को नहीं चुना, ठीक है। जब आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा ना, आप देखिएगा उसमें पूरा टीपीएसपी है, ठीक ना। हमारे संविधान का पार्ट 4, संविधान का पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप पढ़िएगा। इनमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्या करते हैं, सरकार के समाजवादी मॉडल की बात करते हैं कि सरकार को लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। हमने क्या देखा कि पूंजीपतियों की भी आवश्यकता थी और समाजवाद यानी कि जन कल्याण की भी आवश्यकता थी। यही कारण है क्या कि भारत में निश्चित अर्थव्यवस्था हो चुका, ठीक है। यहाँ क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक में क्या आप लोगों को क्या क्या समझ में आ गया है कि इकोनॉमिक्स फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अर्थव्यवस्थाओं के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार के रूप में हमने देखा क्या कि अर्थव्यवस्थाओं के 3 प्रकार हो सकते हैं। सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। यही कारण है कि भारत में आपको आज भी क्या है, सरकारी क्षेत्र भी दिखेगा और प्राइवेट सेक्टर भी दिखेगा। देख रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें केवल सरकार है, ठीक। जैसे कि आप देख लीजिए, आप न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर देख लीजिए। अब तो वैसे धीरे धीरे जो है वो सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे जो है वो निजीकरण किया जा रहा है, सभी क्षेत्र जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने अपने आप को पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किया है। आपके पास जियो है, आपके पास एयरटेल है, लेकिन क्या भारत में से बीएसएनएल बंद हो गया है? नहीं, अभी भी बीएसएनएल चल रहा है ना। क्यों?
क्योंकि एयरटेल और जियो उन क्षेत्रों में ही टावर लगाएगा जहां पर क्या है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होंगे और जहां से उनको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, भारत में तो बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर बहुत कम आबादी रहती है, सुदूर क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर या पहाड़ी क्षेत्र मान लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र या ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र। एक बात बताइए, वहां के क्षेत्र, उन क्षेत्रों में प्रॉफिट की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है वो इतना पे नहीं करेंगे, वहां के लोगों को दिन भर रील्स देखने की इच्छा नहीं है या फिर आगे चलिए जो भी रीजन हो, तो वो इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, उन क्षेत्रों में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये अपने टावर नहीं लगाएगा। उन क्षेत्रों में भी तो पहुंचाना आवश्यक है ना संचार की सुविधाएं, तो वहां पर क्या आ जाएगा, बीएसएनएल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताइए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्पेस, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी है, लेकिन क्या है, सरकार भी तो है साथ साथ। तो क्या है, इसी कारण से मैं क्या कह रहा हूं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है और वो अभी तक दिख रहा है। यहां क्लियर है? तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक क्लियर है तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था को पुनः बांटा जा सकता है दो पार्ट में। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? ये दो पार्ट हैं माइक्रो इकोनॉमी, आधार डिफरेंट है, ठीक ना, वो हमने प्रकार के रूप में बांटा था। ये जो है वो एक ही अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग अंग हो सकते हैं, ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी को फर्दर बांटा जा सकता है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी को हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखना पड़ेगा ये वाला श होगा कि ये वाला श होगा, मुझे लग रहा है ये मूर्धन्य श होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, और दूसरे तरह यहां पर क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है, जरा बात को समझ के देखिएगा। बगीचा, फूलों का बगीचा, ये क्या है, ये है मैक्रो इकोनॉमी, और उस बगीचे में एक पौधा, वो क्या है, वो है माइक्रो। बात समझ में आई? यदि हम पूरे बगीचे की बात करें, यानी कि क्या है, वहां पर कई सारे पौधे हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम एक इंडिविजुअल प्लांट की बात कर रहे हैं, एक पौधे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है माइक्रो इकोनॉमी। दूसरा एग्जांपल समझिए, भीड़, लोगों की भीड़, वो क्या है, वो है मैक्रो इकोनॉमी। ठीक, लेकिन एक इंडिविजुअल, उस भीड़ में से एक आदमी, वो क्या है, वो है माइक्रो इकोनॉमी। ठीक, मैक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी में ये अंतर समझ में आया। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, इसके कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ये इंसान थे जिन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। रैगनर, ठीक ना, रैगनर लॉथब्रोक, याद है, वाइकिंग। ठीक, वाइकिंग एक टीवी सीरीज है ना, ठीक, शायद 2015-16 के आसपास आई थी, वही अमेज़न पर, ठीक ना, उसी का लीड कैरेक्टर था, उसका नाम था रैगनर लॉथब्रोक ना। ठीक, जिन लोगों ने देखा होगा आपको पता होगा वाइकिंग कहां हुआ करते थे, नॉर्वे। अरे ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंग्लैंड के ऊपर यहाँ पर 3 देश हैं, ठीक ना, जहां से फिर रशिया आगे जुड़ता है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, ये है सबसे पहला नॉर्वे, फिर उसके बाद है स्वीडन, फिर उसके बाद है फिनलैंड, ये इंग्लैंड, नीचे जो है ये पूरा फ्रांस और पूरा यूरोप, ठीक ना, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऐसे ही देश हैं। मैं यूरोप का जो है वो डायग्राम बता रहा हूँ। इन्हीं कंट्रीज के बारे में आप लोग पढ़िएगा ज्योग्राफी में, आप लोगों को बताया जाएगा, यार इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है, ठीक ना। इसी नॉर्वे का वाइकिंग था, उसका क्या नाम था, रैगनर लॉथब्रोक। और यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, रैगनर फ्रिस्ट की, ठीक ना। संयोग ऐसा मान के देखिए, ये रैगनर फ्रिस्ट जो थे ना, ये भी नॉर्वेजियन ही थे, ये भी नॉर्वे के ही थे, ठीक। ये एक अर्थशास्त्री थे। इस बस मैंने यहाँ पर रैगनर लॉथब्रोक की चर्चा इसलिए की ताकि आपको ये याद रह जाए, ठीक ना। तो रैगनर फ्रिस्ट नाम के जो है वो इकोनॉमिस्ट थे। ये क्यों फेमस है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज
दिया जाता है ना, उसमें इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज मिलता है। तो रैगनर फिश वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था और सबसे बड़ा नोबेल प्राइज, ठीक है। तो ये नॉर्वे के हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अर्थव्यवस्था को माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में बांटा है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को दो पार्ट में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या है। These both are micro and macro, they both are Greek terms. ये कौन से हैं? ग्रीक टर्म्स हैं। माइक्रो ग्रीक में जो है ना सी को के पढ़ा जाता है, माइक्रो ग्रीक टर्म, ठीक ना। माइक्रो का सिंपल सा मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक। इसके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि जब हम माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल के लेवल पर, या एक फैमिली के लेवल पर कैसे अर्थव्यवस्था चल रही है, यानी कि एक इंडिविजुअल अपने खर्चों को कैसे मैनेज करता है, वो जो है वो किस चीज की डिमांड क्रिएट करता है, कैसे वो कर रहा है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का अध्ययन हम कहां करते हैं? हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। यानी कि माइक्रो इकोनॉमी का एग्जांपल दिया था, पूरा बगीचा और उसमें से एक पौधा। तो देश रूपी बगीचा के पौधे कौन हो गए? इंडिविजुअल या फैमिली, ठीक ना। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी में? इंडिविजुअल और फैमिली की, क्या कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक परिवार को चलाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कितना खर्च होता है, इन खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए, पारिवारिक स्तर पर क्या समस्याएं आ रही हैं, इंडिविजुअल लेवल पर क्या समस्याएं आती है, डिमांड सप्लाई कैसे चलता है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमी में। पहली बात क्लियर है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमी यानी कि बगीचा, जब हम पूरे नेशन के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमी। एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे कि जब हम ये बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी की। बात समझ में आई? जब हम बात कर रहे हैं क्या कि भारत में महंगाई दर 8% के आसपास है या 7% के आसपास है, तो महंगाई पूरे भारत की समस्या है ना। तो जब हम बड़ी लेवल पर देख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमी। जब हम कहते हैं क्या कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहे हैं, एज अ होल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? जब हम इंडिविजुअल की बात बताइए, ये नेशन, ये जो राष्ट्र है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? भारत, अगर हम एक देश बोले या एक कंट्री बोले, एक कंट्री या एक स्टेट की यदि हम बात करें, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये इंडिविजुअल फैमिली से तो मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बगीचा किससे मिलकर बना हुआ है? पौधों से ही तो मिलकर बना हुआ है। तो जब हम लोग पूरे बगीचे का अध्ययन करेंगे कि ये पूरा बगीचा जो है ना, इसको खाद की आवश्यकता है या इसमें पानी की आवश्यकता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैक्रो की। लेकिन जब हम इंडिविजुअल उसमें लोकेट कर रहे हैं क्या कि नहीं, इस बगीचे में बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन गेंदे का फूल जो है ना वो मुरझा रहा है, गेंदे के फूल में जो है कुछ अलग से डर है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी। ये अंतर समझ में आया? मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी क्या है? ठीक। आपके सिलेबस में आपको ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमी के टर्म्स पढ़ने हैं। हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे ना कि भारत में महंगाई कैसे बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या कर रही है सरकार इसके लिए, मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट। हम पढ़ेंगे जीडीपी, नेशनल इनकम, भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए, जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, या इस दिशा में सरकार क्या कर रही है, क्या चुनौतियां आ रही है, ये सब किसका पार्ट? इसका। हम पढ़ेंगे फिस्कल सिस्टम, राजकोषीय नीतियां, हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम, तो सब किसका पार्ट बन जाएगा? वो रहेगा मैक्रो इकोनॉमी का। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। हम जरा समझते हैं, ये दोनों चीजें एक ही अर्थव्यवस्था में साथ चल रही है, ठीक ना। दोनों ही चीजें एक साथ चल रही है। मेरा कैसे डिमांड मार्केट में, मैं किस तरह से डिमांड क्रिएट कर रहा हूं, उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना जीडीपी पर। तो एक अर्थव्यवस्था में ही मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो रही है और माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों साथ चल रही है, इसीलिए इन दोनों को सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है, ये दोनों अलग नहीं होंगे।
एग्जांपल के साथ समझिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। एक बात बताइए, यदि इंडिविजुअल लेवल पर लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करने लग गए, यानी कि किसी तरह से मान के चलिए क्या हो गया, बैंकों का रेट कम, लोन मिल जाने के कारण या रोजगार बढ़ जाने के कारण, जिस कारण से ये मान के चलिए इंडिविजुअल लेवल पर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, डिमांड ज्यादा क्रिएट करने लग जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले मान के चलिए मेरे पास पैसा कम था तो मैं 2 शर्ट पहन के मेरे पास थे, मान के चलिए मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया तो मैं 2 और शर्ट खरीद लूंगा। मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है ना, बात है। यदि मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, महंगाई भी तो बढ़ेगी। ठीक है, देख रहे हैं डिमांड। अभी क्या बताया था, इंडिविजुअल लेवल पर जो डिमांड, ये किसका पार्ट था, माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट था। लेकिन इसने क्या किया, इसने महंगाई को बढ़ा दिया, जो कि किसका पार्ट था, मैक्रो इकोनॉमी का। अब जरा सोच के देखिए, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। पहले लोग जो है वो 2-2 शर्ट से खुश थे, अब क्या कर रहे हैं, लोग जो है वो 4-4 शर्ट चाह रहे हैं। इसके कारण आपको नहीं लग रहा है क्या कि जो शर्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा? लॉजिकल है ना? सोच के देखिए, यदि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बस एक दिन का बस धैर्य रखिए, कल जो है ना हम लोग पहुंच जाएंगे जीडीपी वाले टॉपिक पे, तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी बस इतना मान लीजिए क्या कि प्रोडक्शन यदि बढ़ता है तो देश की जीडीपी बढ़ती है। कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो जरा सोच के देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड क्रिएट हुई, यानी कि ये किसका, माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट था, लेकिन इसने क्या किया, देश की जीडीपी को बढ़ा दिया। जीडीपी किसका पार्ट था, मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट। देख रहा है माइक्रो इकोनॉमी कैसे मैक्रो इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जरा इसका उल्टा देखते हैं, अब जरा सोच के देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट के तहत मान लीजिए कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, और डिटेल में चर्चा करेंगे सब के बारे में। अभी बस मान लीजिए कि आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है, जो क्या करती है, रेट्स डिसाइड करती है। आरबीआई जो है वो सभी बैंक्स को कुछ ना कुछ बेंचमार्क देती है, जिसके बेसिस पर क्या होता है, बैंक्स आपके सेविंग अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ एक पर्टिकुलर रेट फिक्स करती है। पीछे कौन होता है, आरबीआई होता है, ठीक ना? आरबीआई डायरेक्ट नहीं बोलती है क्या कि 8% दो, लेकिन आरबीआई बेंचमार्क देती है। उसी बेंचमार्क के बेसिस पर वो सब बैंक्स जो है वो अपना रेट फिक्स करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे अचानक से सभी बैंकों के एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसके पीछे आरबीआई है। बस कुछ दिन साथ रहिए, इकोनॉमिक्स में सब कुछ समझा दूंगा कैसे हो रहा है। लेकिन ना चलिए उस बात को छोड़िए, अब जरा यहाँ समझ के देखिए, आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो सिंपल सी बात है क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण बैंकों में ब्याज जो है वो ठीक ठाक मिलने लगा। बैंकों में ब्याज ठीक ठाक मिलने लगा तो क्या होगा, लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करने लग जाएंगे। पहले मान लीजिए चलिए 2% इंटरेस्ट मिल रहा था सेविंग अकाउंट में, अब जो है वो सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी लोगों में। अब जरा सोच के देखिए, लोग यदि ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं, इट मींस व्हाट, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम, उनके पास खर्च करने के पैसे जो है वो कम हो रहे हैं। लोगों के पास खर्च करने के पैसे कम हो रहे हैं तो लोग डिमांड भी तो कम क्रिएट करेंगे ना, डिमांड कम क्रिएट करेंगे। देखा, यानी कि एक बात बताइए, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ये कौन सी थी, ये मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इसके कारण क्या हो गया, डिमांड इंडिविजुअल लेवल पर कम हो गया, जो कि कौन सी एक्टिविटी थी, जो कि किसका पार्ट था, मैक्रो इकोनॉमी का। यानी कि देखा आपने, मैक्रो इकोनॉमी ने माइक्रो इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट किया। बात समझ गए? दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए क्या हुआ, सरकार, गवर्नमेंट, सरकार उसने क्या किया, एक योजना चलाई। मान के चलिए कोई भी रैंडमली कोई स्कीम चलाई, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों के पास पैसा जाने लगा, लोगों को जो है वो रोजगार मिला। कोई एक योजना चलाई जिससे लोगों को रोजगार मिला। चलिए मनरेगा का एग्जांपल लेते हैं, मनरेगा, ठीक ना? पिछली सरकार 2005-6 के आसपास जो है वो मनरेगा, ठीक, उसको चलाया गया। अब एक बात बताइए, ये सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, तो यानी कि क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक ना? ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन क्या हो रहा है, इस योजना के कारण ये मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, इस योजना के कारण क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब रोजगार मिल रहा है तो यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो यानी कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो लोगों के पास पैसा आ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो स्कीम लॉन्च करना ये किसका अंग था? ये था मैक्रो इकोनॉमी का। लेकिन इसके कारण क्या हुआ? इंडिविजुअल लेवल पर लोगों की खरीद पाने की क्षमता, लोगों का इंडिविजुअल खरीद मतलब इंडिविजुअल लेवल पर चेंजेस आए कि नहीं आए? तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमी ने किसको इम्पैक्ट किया? माइक्रो इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। दोनों इंटररिलेटेड है, अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था को दो पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमी यानी कि सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि इंडिविजुअल के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमी यानी कि राष्ट्र के स्तर पर। यहाँ तक बात समझ में? माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है? आप लोगों को यदि याद होगा तो कल की क्लास में ही चर्चा हुआ था, याद आ रहा था? जॉन मेयार्ड कीन्स, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपनी स्टडी जो प्रोपाउंड की है, मतलब इन्होंने जो भी किताब वगैरह लिखी है जिसमें इन्होंने पूरा सिस्टमैटिकली इस बात को प्रेजेंट किया है, इसमें इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में समझाया है कि बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। यहां तक क्लियर है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी? ठीक, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी क्लियर है, तो अब हम जरा इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी सेक्टर्स, बात को समझिएगा। अभी तक हम तीन चीजें देख चुके हैं। सबसे पहला क्या? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, क्या डिफरेंस है, तीनों क्या चीजें हैं, क्लियर कर चुके हैं। फिर हमने देखा इकोनॉमी के क्या क्या विविध प्रकार हो सकते हैं, हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा माइक्रो इकोनॉमी किसको कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमी किसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं। गौर कीजिएगा, जरा बात को समझिएगा। इसको समझाने से पहले थोड़ा सा जो है वो मैं आपको हिस्ट्री की तरफ ले चलता हूँ और जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्विकास। जरा गौर से समझिएगा इस बात को, उद्विकास। चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, ठीक ना, किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समय के साथ धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों का उद्विकास होता है। आर्थिक गतिविधियां जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है, उद्विकास होती है, मतलब उनका विकास होता है। समझ में? इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मनुष्य पाषाण काल में यानी कि स्टोन एज में क्या हुआ करता था? हंटर एंड गैदरर हुआ करता था। हंटर एंड गैदरर यानी कि क्या करते थे लोग क्या करते थे? पेट पालने के लिए, पेट पालना यानी कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना या संकलन करना, ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही तो है। क्या करते थे उस टाइम लोग? शिकार करते थे और संग्रह करते थे, यानी कि शिकार और संग्रह करना, शिकार एवं संग्रहण, ये उस टाइम के समाज में क्या थी? प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। लोग अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? जानवर को मार दिया या फिर जो है वो कंदमूल, फल, कुछ जो है वो जंगल के उत्पाद वगैरह को संग्रह कर लिया, इसको खा के अपना पेट भर रहे हैं। यानी कि इस समाज में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार एवं संग्रह, ठीक है। कालांतर में क्या हुआ? आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th 10th वगैरह में तो पढ़ाई होगा, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं भी पता है तो ध्यान से लीजिए। क्या कि धीरे धीरे क्या हुआ? यही लोग क्या करने लग गए? एनिमल हस्बेंड्री करने लग गए, पशुपालन करने लग गए। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है वो प्रमुख। देख रहे हैं अर्थ इकोनॉमिक गतिविधियों का उद्विकास हो रहा है ना। पहले लोग ज्यादातर हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है? एक नई गतिविधि के रूप में पशुपालन सामने आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सबने बिल्कुल इस चीज को खत्म कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अब पशुपालन भी हो रहा है ना, तो यानी कि आर्थिक व्यवस्था का उद्विकास हुआ ना, एक नए स्टेज पर पहुंचा ना।
पहले क्या था, केवल हंटिंग एंड गैदरिंग, अब पशुपालन भी होने लगा। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा पशुपालन के बाद लोगों ने क्या किया, और ज्यादा विकास किया, और क्या हो गए, लोग अब करने लग गए बागवानी, यानी कि हॉर्टिकल्चर, बागवानी। फिर देखा आर्थिक गतिविधियों का फिर से विकास हुआ, एनिमल हस्बेंड्री से धीरे धीरे लोग जो है वो अब बागवानी भी करने लगे, यानी कि क्या है, पेड़ पौधे लगाने लग गए। फल जो खाया उन्होंने बीज वगैरह फेंका तो देखा क्या कि उससे पेड़ निकल रहा है। तो अब उन लोगों ने क्या किया, इस चीज को सिस्टमैटिकली करना स्टार्ट किया कि बीज लगाकर पेड़ उगाने से प्रारंभ किए। देखा आर्थिक गतिविधियों का विकास। बागवानी के बाद क्या हुआ, बागवानी के बाद लोग कृषि की तरफ बढ़े, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। देखा बागवानी के बाद कृषि, ये भी एक तरह का विकास है, बागवानी से कृषि तरह से विकास हुआ ना, आर्थिक व्यवस्थाओं का, आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ। कृषि, कृषि के बाद जो है वो एक अर्थव्यवस्था वो किस तरफ जाती है, वो जाती है इंडस्ट्री की तरफ, उद्योग, जिसमें क्या होता है, कल कारखाने वगैरह लगने आरंभ होते हैं, ये विकास होता है। ठीक ना, अचानक से यहां से डायरेक्ट आदमी यहां नहीं आता है, धीरे धीरे आता है सिस्टमैटिकली। ठीक ना, जब इंडस्ट्री वाला सेक्टर जब ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था किस ओर बढ़ती है, उसके बाद अर्थव्यवस्था बढ़ती है सर्विस सेक्टर की ओर, सेवा क्षेत्र की ओर, सेवा क्षेत्र की ओर। अब देखते हैं ना, आप सुनते होंगे कि अभी विश्व की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, जिनको हम विकसित देश बोलते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, वहां की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर आधारित है। समझे, सेवा क्षेत्र पर आधारित है, यानी कि क्या है कि वहां पर विकास यहां तक पहुंच चुका है। ठीक ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं क्या कि एक अगला स्टेप जो आएगा वो पिछले वाले स्टेप को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आज भी भारत में बहुत सारी जनजातियों में हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस होती है। अब चले जाइए अंडमान निकोबार, आपने सुना होगा सेंटिनलीज वगैरह के बारे में, तो यानी कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जनजातियों में आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो एक प्रमुख एक्टिविटी है। ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। बात बताइए, हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर भी है, हमारे यहाँ उद्योग भी है, ऐसा थोड़ी हमारे यहाँ पशुपालन खत्म हो गया है। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्थिक व्यवस्थाओं का ऐसे ऐसे विकास होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, तीसरे स्टेज से चौथे स्टेज। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्थाओं का विकास यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं इस विकास को। इस विकास को जब हम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में बांटते हैं तो हम बात करते हैं तीन सेक्टर्स की। What we talk about? We talk about three sectors of economy. हम तीन सेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहला सेक्टर जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरे सेक्टर को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर द्वितीयक क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र को हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर या फिर तृतीय क्षेत्र। देख, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र का क्या मतलब है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कि उत्पादन की वो सभी प्रक्रियाएं जो डायरेक्ट प्रकृति से रिलेटेड हो, जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड हो, प्रकृति से रिलेटेड हो, हम उन सभी आर्थिक गतिविधियों को किसमें बांटेंगे, किसमें हम डालेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से डायरेक्ट है। आप क्या करते हैं, धरती माता, धरती में जो है वो क्या करते हैं, बीज लगाते हैं और उससे क्या होता है, उत्पादन होता है, डायरेक्ट प्रकृति से रिलेटेड है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माइनिंग, यानी कि खनन में हम क्या करते हैं, हम धरती में से जो है वो खोद के चीजें निकालते हैं, ये डायरेक्ट प्रकृति से रिलेटेड है। आप जरा सोच के देखिए, तेल जो धरती के अंदर, तो प्रकृति प्रदत्त है ना, प्रकृति ने हमें वो संसाधन दिए हैं। कोयला प्रकृति ने हमें वो संसाधन दे रखे हैं। तो
एक बात, जब हम कोयला निकाल रहे हैं तो एक तरह से ये तो एक उत्पादन की प्रक्रिया है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से सीधे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो लोग जुड़े होते हैं इनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। रेड कॉलर वर्कर्स, या फिर इन रोजगारों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। रेड कॉलर, ठीक है, प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ प्राथमिक क्षेत्र, क्लियर याद रखिएगा। ठीक ना, द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र, प्रकृति से हमने जो चीजें प्राप्त की, प्रकृति से जो चीजें हमने प्राप्त की, जब हम क्या करते हैं उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, उसका हम प्रसंस्करण करते हैं। प्रसंस्करण, जब हम क्या करते हैं उसका प्रसंस्करण करते हैं, जब हम उसका प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद जब हमें कुछ नया उत्पाद प्राप्त होता है हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसमें मूल्यवर्धन कर रहे हैं, उसमें प्रसंस्करण कर रहे हैं, और इसके बाद जो हमें नया उत्पाद प्राप्त होता है ये भी एक तरह से उत्पादन ही है। इन सब को किसमें जोड़ा जाता है, इन सब को जोड़ा जाता है द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि क्या, प्राकृतिक रूप से हमने क्या किया, खेती करके हमने गेहूं उगाया, तो वो किसमें आ जाएगा, गेहूं की खेती प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन उसी गेहूं को क्या किया मैंने, फैक्ट्री में ले जाकर उसको प्रोसेस किया और उससे क्या किया, बिस्किट बनाया। अब ये किस सेक्टर में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा होता है। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है ये इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। सेकेंडरी सेक्टर किससे जुड़ा होता है, ये इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। यहाँ क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र से जो आपने प्राप्त किया है ना उसमें प्रसंस्करण किया जाता है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जाता है और कुछ नया उत्पाद बनाया जाता है। बात समझ में आया? तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा होता है। इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं they are known as blue collar workers, या फिर आप इसी को ब्लू कॉलर जॉब्स भी कह सकते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स या ब्लू कॉलर जॉब, समझ में आया? बस एक लाइन में समझिए, प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, कृषि एवं आसपास के मतलब जो प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो रहे हैं, रेड कॉलर वर्कर। सेकेंडरी सेक्टर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, इंडस्ट्री जनरली, और क्या है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। तो इनसे जो लोग जुड़े होते हैं उनको ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। ये भी बात समझ में है? ठीक है, तृतीय क्षेत्र आते हैं। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। वो किससे संबंधित है, वो सेवा क्षेत्र से जुड़ा होता है। सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन क्या है, सेवा क्षेत्र है। जैसे कि संचार, फोन पर जो हम बात कर लेते हैं, ये सब क्या है, ये है सेवा क्षेत्र। इन सब चीजों को कैटेगराइज किया जाता है टर्शियरी सेक्टर में। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, ठीक ना, आपको चाहिए क्या कि मैं कैसे सिविल सेवा की तैयारी करूं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं टर्शियरी सेक्टर में, यानी कि सेवा क्षेत्र में। यहां तक बात समझ में आया? टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में जो लोग जुड़े होते हैं दे आर नोन एज व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक ना, व्हाइट कॉलर। लेकिन इन नौकरियों को क्या कहा जाता है, सफेद कॉलर वाले या फिर सफेद पोश वर्क, ठीक ना। इस क्षेत्र में जो नौकरियां होती हैं दे आर नोन एज व्हाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, तीनों में अंतर समझ में आया? पहला वाला जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, दूसरा वाला जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड, और तीसरा वाला जो है वो किससे, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। बात समझ में आया? ये है बेसिक क्लासिफिकेशन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो विविध क्षेत्र होते हैं उनको मुख्यतः इन तीन में ही बांटा जाता है। लेकिन आगे बाद में क्या हुआ, कुछ विद्वानों का कहना था क्या कि टर्शियरी सेक्टर जो है ना, ये जो तृतीय क्षेत्र है ये इतना भी सिंपलीफाइड नहीं है। इस तृतीय क्षेत्र में कई विविध प्रकार के, इस तृतीय क्षेत्र में कई विविध प्रकार के क्या है, वैरायटीज हैं। तो इस टर्शियरी सेक्टर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से दो पार्ट? पहला पार्ट बना दिया गया क्वाटरनरी सेक्टर, और पांचवा पार्ट बना दिया गया क्वीनरी सेक्टर।
क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर। इसको फर्दर दो में डिवाइड कर दिया गया, इसी सेक्टर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड और कर दिया गया। क्वाटरनरी सेक्टर में क्या कहा गया कि ज्ञान से संबंधित नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्वाटरनरी सेक्टर। जैसे कि क्या है, स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जैसे कि क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग लगे हुए हैं, ये जो ज्ञान आधारित जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी सेक्टर। ज्ञान आधारित जो सर्विसेज होंगी ना, जो सेवाएं होंगी, उन सबको हम किसमें कैटेगराइज करेंगे, उनको हम कैटेगराइज करेंगे क्वाटरनरी सेक्टर में। ठीक है, ज्ञान आधारित, बस इसी के बेसिस पर जो है वो आइडेंटिफाई कीजिएगा। ठीक है, क्वीनरी सेक्टर, लास्ट क्वीनरी सेक्टर कौन से होंगे, क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में वो जॉब्स आते हैं जो बहुत हाई पेइंग होते हैं, जो सीधे डिसीजन मेकिंग में होते हैं। जैसे कि कल जब आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाइए, आप डिसीजन मेकिंग के पार्ट में जाइएगा ना, जो कानून में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था में क्या कानून चलने वाला है, किस तरह की चीजें चलने वाली हैं, उन सब पर जिनका अधिकार होता है, दे आर नोन एज क्वीनरी सेक्टर। ठीक है ना, उनको क्वीनरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर, जिसने क्या किया कि कुछ नया एकदम आविष्कार कर दिया और पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा दशा ही बदल दी। ठीक है, जैसे कि कंपनीज में जो हाई लेवल के सीईओ, सुंदर पिचाई टाइप के, ठीक ना, जो हाई लेवल के सीईओ हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़े डिसीजंस जो लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, दे आर नोन एज गोल्ड कॉलर वर्कर्स या गोल्डन कॉलर वर्कर्स, गोल्डन कॉलर वर्कर्स, इनको क्या कहा जाता है, गोल्डन कॉलर वर्कर्स, या इन नौकरियों को क्या कहा जाता है, गोल्डन कॉलर जॉब्स। ये बात समझ गए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर, जो कि क्या है, प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ और एग्रीकल्चर एंड एप्लाइड एक्टिविटीज से संबंधित। एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रेड कॉलर वर्कर। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि क्या, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, खाद्य प्रसंस्करण या फिर बाकी चीजों का प्रसंस्करण। जैसे कि इसमें क्या किया, माइनिंग में से तेल निकाला, इसी तेल को प्रसंस्कृत किया। आपने सुना होगा कच्चा तेल जो निकलता है, काला क्रूड ऑयल जो निकलता है, वो काला रंग का बड़ा गाढ़ा होता है। उस तेल को क्या किया जाता है, रिफाइनरी में, बड़ी बड़ी जो रिफाइनरी होती है उनमें उनको प्रोसेस किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसी क्रूड ऑयल में से डीजल निकाला जाता है, उसी क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकाला जाता है, उसी में से केरोसिन ऑयल निकाला जाता है, उसी में से वैसलीन निकाला जाता है। ठीक ना, देख रहे हैं ना, फिर वही जो वैसलीन निकला है, वही जो क्रूड ऑयल से निकला है, उसी से अलग अलग तरह के उत्पाद बनते हैं, जैसे कि क्रीम, लिपस्टिक, ये अलग अलग तरह के उत्पाद ही तो हैं जो किससे बन रहे हैं, उसी उत्पाद से। तो इसीलिए इंडस्ट्री सेक्टर को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स, या इन नौकरियों को क्या कहा जाता है, ब्लू कॉलर जॉब्स। टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, किससे संबंधित है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है, जैसे कि परिवहन हो गया, जैसे कि संचार हो गया, ठीक ना, इनको क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉलर। ठीक, इसी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। क्वाटरनरी का क्या मतलब हो गया, नॉलेज बेस्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर। एक बात बताइए, आप जो मेरे से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये एक तरह की सेवा भी तो है, लेकिन इसको अलग कैटेगराइज कर दिया गया क्वाटरनरी सेक्टर में। क्यों, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, ठीक है ना, तो क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हो, या फिर मान के चलिए कुछ रिसर्च कर रहे हो, ये सारे क्वाटरनरी सेक्टर में है। क्वीनरी सेक्टर क्या है, एकदम हाईएस्ट टॉप मोस्ट पेइंग जॉब्स, ठीक ना, जो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जो एकदम इनोवेशन करते हैं, जो कानून बनाते हैं, ऐसे जो सेक्टर है ना, इनको कहा जाता है गोल्डन कॉलर जॉब्स या फिर गोल्डन कॉलर वर्कर्स। यहाँ तक बात समझ में है, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में यहाँ तक बात समझ में है, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि इकोनॉमी को, एक अर्थव्यवस्था को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक अर्थव्यवस्था को, एक इकोनॉमी को, ये बिल्कुल हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम बस एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, अभी हम आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको मुद्दे समझ में आए, ठीक ना, तो बिल्कुल बेस पर अभी हम चल रहे हैं। इकोनॉमी को फर्दर जो है वो दो
सेक्टर्स में बांटा जा सकता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं रियल सेक्टर, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। क्या होता है रियल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर? बात को समझिएगा। रियल सेक्टर हम उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर वास्तव में उत्पादन हो रहा हो, जहां पर वास्तव में प्रोडक्शन हो रहा हो, उन सारे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? रियल सेक्टर। सोचिए, कुछ एग्जांपल सोचिए। रियल सेक्टर किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर रियल सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वहीं कुछ उत्पादन हो रहा है। जैसे कि इंडस्ट्री में जा गए, इंडस्ट्री में बिस्किट बन रहा है, इंडस्ट्री में ये बन रहा है, ये जो डिजिटल बोर्ड है, इंडस्ट्री में ये माइक बनी है, इंडस्ट्री में ये पेन बना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जहां पर कुछ बन रहा हो ना, जहां किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा हो, उस सेक्टर को कहते हैं हम रियल सेक्टर। बात समझ में? अर्थव्यवस्था में कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर वास्तव में कुछ चीज का उत्पादन हो रहा हो, ठीक ना? हम उन सबको बोलेंगे क्या है? रियल सेक्टर। जैसे कि उस सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है। एक बात बताइए, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू क्या है कि अमर सर जो है ना, वो आपके घर में ही 3D मॉडल में प्रकट हो गए। अरे देखा है ना, मूवीज वगैरह में 3D मॉडल बना देते हैं मनुष्य का। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर बनाया। आप जरा सोच के देखिए, इस सॉफ्टवेयर का मैंने प्रोडक्शन ही तो किया। तो जब मैं सॉफ्टवेयर का उत्पादन कर रहा हूं तो वो रियल सेक्टर का पार्ट आ गया। लाइन समझ में आई? ये किसी का भी हो सकता है, ये प्राइमरी सेक्टर से भी हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर से भी हो सकता है, टर्शियरी सेक्टर से भी हो सकता है, किसी सेक्टर से हो सकता है, ठीक ना? तो रियल सेक्टर का सिंपल सा क्या मतलब है? जहां पर प्रोडक्शन होता है, वास्तव में प्रोडक्शन होता है, ठीक ना? उसको हम बोलते हैं रियल सेक्टर। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर। ये समझ लीजिएगा, तब ये वाला और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसों का भी तो लेन देन होता है, पैसों का भी तो लेन देन होता है। All those sectors of economy where cash, where money is being transferred, जहां पर क्या हो रहा है? पैसों का लेन देन बस हो रहा है, उन सबको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि आप बैंक में गए, आपने क्या किया? बैंक से ब्याज, कर्ज लिया, बैंक से आपने लोन लिया, बदले में आप ब्याज पे करेंगे ना। एक बात बताइए, ये भी तो एक आर्थिक गतिविधि हुई, लेकिन एक बात बताइए, बैंक से पैसा कर्ज लेने में कुछ प्रोडक्शन हुआ? बाद में आप लगाइएगा तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन बस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप बैंक गए और बैंक से आपने कर्ज लिया है। एक बात बताइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई ना, आपने बैंक से मदद ली या बैंक से सर्विस ली, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई, लेकिन एक बात बताइए, इससे कोई प्रोडक्शन हुआ नहीं ना। इसीलिए इसको कहा जाता है फाइनेंशियल सेक्टर, रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। और एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप गए टीसीएस के पास। टीसीएस नाम की आपने एक कंपनी सुनी होगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में इसका नाम आता है। अब एक बात बताइए, आपने क्या किया? टीसीएस से सर्विसेज ली, टीसीएस से आपने कंसल्टेंसी लिया, कंसल्ट किया। अब इस कंसल्टेंसी के बेसिस पर बाद में जाके चाहे आप प्रोडक्शन करें, लेकिन अभी जब आप केवल कंसल्टेंसी ले रहे थे तब तो कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ ना। आपने उस कंसल्टेंसी के बदले उसको कंसल्टेंसी फी तो दी। एक बात बताइए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई ना, लेकिन कुछ प्रोडक्शन तो नहीं हुआ ना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है? रियल सेक्टर क्या है? जहां पर रियली कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? जिसमें पैसों का लेन देन तो हो रहा है, लेकिन अभी कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है। इन सारी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसको क्या, किस में हम कैटेगराइज करते हैं? इसको हम कैटेगराइज करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। दोनों में अंतर समझ में आया? रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर जहां उत्पादन होता है, फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है, बाद में होगा लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये था इकोनॉमी का एक दूसरा कैटेगराइजेशन। इसी पर यदि हम आगे बढ़े तो इकोनॉमी को एक और आधार पर दो पार्ट में बांटा जा सकता है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। इकोनॉमी को फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट में। कौन कौन सा? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कहते हैं संगठित क्षेत्र
ठीक। और अनऑर्गेनाइज्ड को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। बात को समझिएगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जो प्रॉपर नियम कानूनों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें प्रॉपर नियम कानूनों का अनुपालन होता है। नियम कानून प्रॉपर लॉज द्वारा वो चलाए जाते हैं, प्रॉपर लॉज होते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्या है सोशल सिक्योरिटी हो। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि वहां पर जो काम कर रहे होते हैं उन लोगों को पीएफ मिल रहा होता है, उन लोगों को कुछ हेल्थ सर्विसेज मिल रही होती हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा होता है, पेंशन के रूप में कुछ मिल रहा होता है। ये सारी चीजें क्या है, सोशल सिक्योरिटी भी तो है कि कल जब आप रिटायर होइएगा उस टाइम जो है वो आपको कुछ मदद मिल सके, ठीक है ना। और क्या है, जॉब सिक्योरिटी तो है ही। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बात समझ में आया? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा क्या कि सर इसका मतलब जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वो सारी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएंगे। बिल्कुल सही, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ जॉब सिक्योरिटी भी है। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसीलिए तो आप इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी रहेगी, कोई भी जब चाहे तो हमें निकाल नहीं सकता है। तो देख रहा है, नियम कानून द्वारा प्रचलित है क्या कि प्रॉपर नियम है क्या कि काम के इतने घंटे हो सकते हैं, आप जो है वो चाइल्ड लेबर को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर पीएफ एक्ट है, आपको जो है वो पीएफ देना ही होगा, आपको ग्रेच्युटी देनी ही पड़ेगी जब कोई काम छोड़ रहा है तो, ठीक है ना। अगर आप जो है वो ओवर टाइम करवा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सारे नियम कानून हैं। तो इसीलिए इस वाले सेक्टर को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी नौकरियां जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट होती हैं, लेकिन केवल सरकारी नौकरियां ही इसका पार्ट नहीं होती हैं। आप एक बात बताइए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट के नियम कानून के हिसाब से चलते हैं। जो बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहे, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब करते हैं ना, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, कानून होता है, कानून का अनुपालन करते हैं। ये भी कुछ पीएफ सुना होगा आप लोगों ने, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो पीएफ जमा करते हैं, ठीक ना। प्रॉपर लिखा रहता है, जॉब मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि आपको साल में इतनी छुट्टी मिल सकती है, आपको ओवर टाइम यदि आपको करना पड़ रहा है तो आपके उसके बदले जो है वो आपको इतना पे किया जाएगा। तो ये सारे नियम कानून मेंशन होते हैं ना। तो खाली गवर्नमेंट जॉब्स ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, बड़ी कंपनियां भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही आती हैं। ये बात समझ में आई? ठीक, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इन सारे क्षेत्रों को क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑन द अदर हैंड असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन आते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस, जैसे कि आपके गांव के पास या आपके शहर के पास जो ढाबा है, ठीक है ना, जितने भी ढाबा पर आप चले जाइए, जनरली कोई एक छोटू होता है जो आके टेबल साफ करता है। आपको पता होगा ना, भारत में बाल श्रम करना एक अपराध है, ठीक है ना, डिस्पाइट दैट है चल रहा है। यानी कि क्या है, वो नियम कानूनों द्वारा नहीं प्रचलित होते हैं, ठीक ना। वहां पर प्रॉपर जो है वो सिस्टम नहीं है। वहां पर आपको लगता है क्या कि आप जो ढाबा या फिर मान लीजिए वो जो छोटे दुकानों में जो काम कर रहे हैं या छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, जो छोटे कुटीर उद्योग टाइप के लगे हुए हैं, आपको लग रहा है वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों को प्रॉपर पीएफ मिलता होगा या उनको एक्स्ट्रा टाइम करने का जो है वो एक्स्ट्रा पे मिलता होगा, उनको प्रॉपर जो है वो छुट्टियां मिलती होंगी? आपको लग रहा है ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो यानी कि ये क्षेत्र जो है जो नियम कानूनों के द्वारा पूरी तरह से संचालित नहीं होते हैं, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ कुछ फिक्स नहीं होता है, इनको क्या कहा जाता है, असंगठित क्षेत्र। अब देखिए संगठित क्षेत्र क्या होता है, नियम कानूनों द्वारा एकदम संचालित होते हैं। इन क्षेत्रों से क्या होता है, टैक्स वगैरह ठीक ठाक मिलता है। मैं सोच के देखिए, असंगठित क्षेत्र पता ही नहीं है कितने असंगठित क्षेत्र हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो इन क्षेत्रों के बारे में गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जानकारी होती, गवर्नमेंट प्रयास करती तो कोशिश करती होगी इन क्षेत्रों में भी नियम कानूनों को ठीक से इंप्लीमेंट करवाए, लेकिन ये कठिन होता है, ठीक ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, आपको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी देखने को मिलेगा और आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी देखने को मिलेगा। यानी कि क्या है, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नियम कानूनों द्वारा एकदम प्रचलित होते हैं, जहां पर सेफ्टी
स्टैंडर्ड सब कुछ रहता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर किसी तरह का कोई कानून वगैरह ठीक से लागू नहीं होता है। कानून तो है लेकिन लागू नहीं होता है। एक एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं, भाई बाल श्रम हो रहा है, ओवर टाइम किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आपको मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलती है, आपको पता है ना, मैटरनिटी बेनिफिट लीव मिलती है, जिसमें क्या होता है, आपको पेड लीव दिया जाता है, यानी कि उस दौरान जब मातृ एक महिला जो है जब वो गर्भावस्था के दौरान होती है, दौर में होती है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको छुट्टी दी जाती है, लेकिन उसका पैसा नहीं काटा जाता है। ठीक है, बोलो यार ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा मिलता होगा नहीं, तो यही है डिफरेंस दोनों में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब इकोनॉमी के ये सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए, तो अब जरा हम एक और गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा क्या है? आप लोगों ने दो टर्म सुना होगा। सबसे पहला आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको यदि हम हिंदी में देखें इसका क्या मतलब है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। दूसरा टर्म आपने सुना होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि क्या, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, दो टर्म। ठीक है, अब आप लोगों से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा क्या इसका इन दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों चीजें सेम है, दोनों में कुछ अंतर भी है क्या, इन्हीं सभी चीजों को अब हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। बात को समझिएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से फिर देख लीजिएगा इस सिलेबस में लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो जरा समझ लेते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक, दोनों में आर्थिक है तो बट ऑब्वियसली क्या अर्थव्यवस्था से तो जुड़ा ही होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंतर इन दोनों में होगा। बात को समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट यानी कि ग्रोथ जो है, समृद्धि जो है, ये मात्रात्मक संकल्पना है, मात्रात्मक संकल्पना है। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, बात को समझिएगा, ग्रोथ मात्रात्मक संकल्पना है, यानी कि यदि क्वांटिटी में अगर आप बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, देन वी विल से व्हाट, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग ऑन। जैसे एग्जांपल के साथ समझिएगा, पिछले साल मान के चलिए मेरे पॉकेट में 100 रुपया था, 100 रुपया, मैं एग्जांपल के लिए 100 रुपया बता रहा हूं, मान के चलिए पिछले पूरे साल मैंने 100 रुपए की कमाई की, ठीक है, इस साल मेरी कमाई जो है वो बढ़कर हो गई 110 रुपए। बात करें, इसका क्या मतलब है कि संख्या के आधार पर वृद्धि हुई ना, इसको क्या कहते हैं, मात्रात्मक, यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या बोलूंगा कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली यदि मैं ये बोलूं कि भारत की जीडीपी पिछले साल जो है वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर की थी, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी पिछले साल भारत, ठीक ना, लेकिन इस साल जो है वो भारत की जीडीपी बढ़कर 3.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये बात बताइए, यानी कि क्या है, संख्या के आधार पर वृद्धि हुई है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आर्थिक समृद्धि, हम इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि उसका एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान के चलिए कोई किसान है, फार्मर, वो क्या कर रहा था, फार्मर वो क्या कर रहा था, पशुपालन कर रहा था। पिछले महीने उसके पास टोटल दूध का उत्पादन, मतलब पशुपालन से दूध का उत्पादन, गाय वगैरह पाल रखे थे, गाय भैंस के जिनसे दूध का उत्पादन वो करता था, तो वो पर डे जो है वो क्या करता था, 100 लीटर जो है वो दूध काट करता था। कुछ सारी गायें रखी थी, 100 लीटर जो है वो दूध निकाल करता था, ठीक ना। आज क्या हो रहा है, वो 125 लीटर निकाल रहा है। बात है कि संख्या के आधार पर वृद्धि हुई ना, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। संख्या के आधार पर क्या मैं बोल रहा हूं, ये मात्रात्मक संकल्पना है,
मात्रा बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियर है, ठीक ना। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि क्वांटिटी बढ़ गई है जीडीपी के रूप में। मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत का पर कैपिटा इनकम, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम सब बताऊंगा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, सब बताऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए, पर कैपिटा इनकम एक लाइन में भारत का टोटल इनकम, उसको प्रति भारत में जितनी जनसंख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम 2021 में भारत का कितना था, मैं बोल रहा हूँ क्या कि $1800 था। अब मैं बोल रहा हूँ 2022 में ये बढ़कर हो गया है $1900, यानी कि क्या है, मात्रात्मक रूप से वृद्धि हुई है, मात्रात्मक रूप से वृद्धि हुई है। क्या बोलेंगे इसको, कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब जरा हम समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। आपको समझिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये क्या है, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये गुणात्मक संकल्पना है। ये क्या है, गुणात्मक संकल्पना। क्या मतलब हुआ गुणात्मक संकल्पना का, आपको समझिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, लेकिन उस ग्रोथ का लाभ सब में बटा है कि नहीं, ये भी तो क्वेश्चन है। जैसे अभी एग्जांपल के रूप में मैंने आपको समझाया था ना कि भारत की जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या कह रहा है कि केवल अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं। तो देखिए, मात्रात्मक रूप से, क्वांटिटी के रूप में तो देश की अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई ना, लेकिन क्या उसका लाभ सबको मिला? अगर नहीं मिला तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, क्यों? क्योंकि यदि ग्रोथ नहीं होगा तो बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो फिर बांटोगे किस चीज को? तो ग्रोथ होना तो जरूरी है, लेकिन केवल इकोनॉमिक ग्रोथ का हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है कि वो जो ग्रोथ हुआ है वो सब में बराबर रूप से बटेगी, उसका फायदा सब लोगों को मिले। यदि सब लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया क्या, कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि मात्रात्मक रूप से बढ़ा, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये जो जंप हुआ है, ये यदि सब लोगों में नहीं बढ़ रहा है तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और फिर क्या हो कि वो सब में बढ़ेगी। पहले वाले जो हमारे थिंकर्स हुआ करते थे ना, वो रिसेशन से पहले, कीन्स से पहले, वो लोग क्या मानते थे कि यदि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा। ये कीन्स थे जिन्होंने समझाया क्या कि नहीं, इसीलिए तो सरकार की भागीदारी आवश्यक है, ताकि वो क्या करे कि बढ़ोतरी को सब तक पहुंचाए। बात समझ में आया? तो बाद के इनको कहा जाता है न्यू कीनीज, मतलब कीनीज इकोनॉमिस्ट, जो क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है कि ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो, वितरण ठीक से हो। अगर इनका वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों में क्या अंतर है, यहां तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा एक और अगले छोटे से कॉन्सेप्ट को देखते हैं। डेवलपमेंट की बात आई तो डेवलपमेंट, दो तरह के डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डेवलपमेंट यानी कि विकास। क्या है विकास? चाचा जी वाला नहीं, वो बड़ा देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तो वीडियो वायरल हो रहा होता कि चाचा जी से आके जो है वो रिपोर्टर पूछता है तब विकास पहुंचा आपके गांव में? चाचा जी बोलते हैं कि हमको नहीं पता, हम कहाँ गए हुए थे? हम गए हुए थे डॉक्टर के पास। तो वो वाला विकास नहीं, संकल्पना वाला विकास की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो विकास को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला विकास कौन सा?
पहला विकास है जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। ठीक, समावेशी विकास। दूसरी तरफ डेवलपमेंट, एक दूसरे तरह का डेवलपमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत धारणीय विकास। जरा समझिएगा क्या है समावेशी विकास और क्या है सतत धारणीय विकास। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिंपल सा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबका विकास। सबका विकास, सबका विकास का क्या मतलब है, हाँ पता है मुझे, किसी राजनीतिक पार्टी की जो है वो नारे से मिलता जुलता है, ठीक है, उन्होंने यहीं से लिया है, समावेशी विकास की संकल्पना से ही लिया है उस नारे को। बात को समझिएगा, सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि भारत में जो विकास हो रहा है या किसी भी अर्थव्यवस्था में जो विकास हो रहा है उस विकास में सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोग जो है वो विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, पहली बात तो, ठीक ना। उस विकास का फायदा सब लोगों में बने, तभी ना हम बोलेंगे कि सबका विकास हो रहा है। तो सबका विकास, भागीदारी भी सबकी सुनिश्चित हो, विकास भी सबका हो, फायदा भी सबको मिले। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझिए कि यदि भारत में विकास हो रहा है तो उस विकास में सबको जोड़िए, आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी जोड़िए, आप महिलाओं को भी जोड़िए, आप दिव्यांगों को भी जोड़िए, आप वृद्धों को भी जोड़िए। यदि आप सबको जोड़ रहे हैं तो क्या हम बोलेंगे कि सबका विकास, सबकी विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, ठीक है। इतना ही नहीं, विकास का लाभ भी सब तक पहुंचे, यानी कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से उस विकास के लाभ को सब तक पहुंचाए, महिलाओं तक भी पहुंचाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तक भी पहुंचाए, उस विकास के फायदे को जो है वो किन तक पहुंचाए, दिव्यांगों तक भी पहुंचाए, वृद्धों तक भी पहुंचाए। तो हम क्या बोलेंगे कि सबका विकास सुनिश्चित हो रहा है। पहली बात समझ में आई, ठीक ना, कि सबका विकास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। पहला क्या है इसके लिए, प्रीरिक्विजिट डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबका विकास सुनिश्चित हो, ठीक। समावेशी विकास का भी दूसरा अर्थ है डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। इसी का दूसरा अर्थ है डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि क्या है, सभी क्षेत्र में विकास, सभी क्षेत्र में विकास। बात समझिएगा, सभी क्षेत्र में विकास का मतलब है, एक बात बताइए, हो सकता है क्या कि एक मनुष्य या कोई भी एक समुदाय, कुछ भी हो सकता है क्या कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, लेकिन एक बात बताइए, हो सकता है उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ना हो सकता है उसका सोशल एक्सेप्टेंस ना हो। तो क्या है आवश्यक, समावेशी विकास के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है कि सभी क्षेत्र में विकास हो, यानी कि उसका विकास जो है वो आर्थिक रूप से भी हो, उसका विकास जो है वो राजनीतिक रूप से भी हो, उसका विकास जो है वो सामाजिक रूप से भी हो, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि वास्तविक रूप में जो है वो विकास हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, मान लीजिए यदि हम LGBTQ एक कम्युनिटी लेते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांससेक्सुअल्स एक कम्युनिटी है, आपने सुना होगा ना, IPC सेक्शन 377 हैज बीन पार्शियली स्ट्रक डाउन। अरे होमोसेक्सुअल मैरिजेस भारत में जो है वो अब अलाउड हो गए हैं, ठीक ना। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2017 में केस हुआ था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निर्णय क्या सुनाया था क्या कि अब भारत में 377 IPC इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 377 है, जो सेम सेक्स मैरिज को क्रिमिनलाइज करता था, केवल उस वाले पार्ट को कट कर दिया है। जरा सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं। एक बात बताइए,
सबसे पहला क्या है कि यदि हम उनको इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्टिसिपेट बनाना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि पहला तो क्या होगा, हमें डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि हम जो विकास की संकल्पना भारत में लेके चल रहे हैं इसमें हमें उस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की भी भागीदारी इंश्योर करनी है और क्या करना है कि जो विकास हो रहा है इसका लाभ उनको भी मिले। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली संकल्पना पूरी। दूसरी तरफ हम जब बात करेंगे डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स की, डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस कम्युनिटी को आर्थिक भागीदारी भी मिले, इसका आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो। लेकिन खाली आर्थिक विकास सुनिश्चित हो जाने से उसका विकास नहीं हो जाएगा, समाज में भी तो स्वीकृति मिले। यदि समाज में यदि उसको दुत्कारा जा रहा है तो एक बात बताइए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उसका हो गया लेकिन उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया ना। तो डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट का मतलब ही है क्या कि उसका सामाजिक विकास भी हो। केवल सामाजिक विकास और आर्थिक विकास से काम नहीं चलेगा, इसका राजनीतिक विकास भी हो, यानी कि उसके पास जो है वो अधिकार भी हो, वो राजनीतिक गतिविधियों में भी उसका पार्टिसिपेशन हो सके। यदि उसके संदर्भ में कुछ कानून बन रहा है कुछ भी तो उसमें उसका भी पार्टिसिपेशन इंश्योर हो, देन वी विल से दैट डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन इंश्योर्ड। तब हम बोलेंगे क्या कि सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित किया गया है। ये दोनों चीजें साथ होंगी तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम बोलेंगे क्या कि समावेशी विकास हो रहा है या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो कोई नहीं, आज की क्लास में जो है वो हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट तक ही रखते हैं। कल जो है हम आगे बढ़ेंगे और कल हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर जो भी मैं बातों को पढ़ा रहा हूँ ना, क्या कीजिए क्या कि आप साथ में पेन कॉपी रखिए और अपने शब्दों में उसको नोट करने का प्रयास कीजिए ताकि बाद में उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, और फिर क्या करना है, ऐसे ही धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ क्या धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से भारत की अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए